हेलो फ्रेंड्स, तो हम देख रहे थे अपनी फार्माकोलॉजी थर्ड बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर और इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी, अभी तक चल ही रही है। तो इसके हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे, तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है इसमें हम उन सभी बचे हुए टॉपिक्स को एकदम क्लियर कवर करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि वीडियो हमारी थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। रीज़न है कि जो भी हमारे टॉपिक बचे हुए हैं वो सब हमारे रियल लाइफ से कनेक्टेड हैं और सभी ने कभी ना कभी उन चीज़ों को फेस किया होगा। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखते जाएगा और आज हमारी यूनिट फाइट एकदम कंप्लीट हो जाएगी। और जो भी टॉपिक आपको यहाँ देखना होगा उन सबके टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर नहीं होंगे तो अभी आपको मिल जाएंगे। तो जो भी टॉपिक आपको देखना होगा आप डायरेक्टली जाके वहाँ पर उस चीज़ को चेकआउट कर सकते हो। चलो अब देखते हैं कि आखिर इस वीडियो में पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखो, हर किसी ने लाइफ में कभी ना कभी तो मतलब दस्त लूज मोशन वाली प्रॉब्लम्स कभी ना कभी तो आती है भाई लाइफ में, जिसमें क्या होता है कि दिन में 2 से या 3-4 बार जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करती है। इसको हम डायरिया बोलते हैं। तो आखिर ये होती क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें हम इसमें जानेंगे। दूसरी, देखो आप लोगों ने ये तो कॉमन देखा होगा कि किसी को तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही है भाई, वो दबा के खाए जा रहा है, और किसी किसी को भूख ही नहीं लगती, वो कहता है भूख ही नहीं लग रही। आपने सुना होगा ना, मेरा चैन वैन सब उजड़ा, सब कुछ उजड़ा, बेचारे को भूख ही नहीं लग रही है। तो वो भूख ना लगना और भूख लगना, इन दोनों ही केस में हमारे लिए कुछ दवाइयाँ और कुछ इलाज बताया गया है, तो वो इसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ हमने देखा होगा कि भाई किसी का खाना ही नहीं पच रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो डाइजेस्ट कराने के लिए कुछ हमारी दवाइयाँ डाइजेस्टेंट है, और कुछ हमारे कार्बोनेटिव्स हैं जो हमारे क्या करते हैं, गैस की प्रॉब्लम, यानी कि जब पेट लगता है एकदम भरा भरा था है, तो उस केस में हमारी वो हेल्प करते हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे उल्टियों के बारे में, यानी कि वॉमिटिंग्स के बारे में, वॉमिटिंग यानी कि उल्टियाँ क्यों होती हैं, कैसे होती हैं। और फिर हमारे इसमें कुछ ड्रग्स आते हैं जो उल्टियों को कराते हैं, और कुछ ऐसे ड्रग्स आते हैं जो उल्टियों को रोकते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक डायरिया के साथ। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। तो डायरिया को समझने से पहले थोड़ा सा हम ब्रीफ जानते हैं कि आखिर हमारी जो बॉडी है उसमें डायरिया काम कैसे कर रहा था। देखो, सबसे पहले हम कोई भी खाना वगैरह खा रहे थे और खाना खाने के बाद वो हमारा स्टमक में आ जाता था। अब स्टमक में आने के बाद ये लीवर का अलग सेल है, यहाँ पे ये है स्टमक हमारा। तो इस स्टमक में आने के बाद वो चीज़ हमारी जा रही थी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ जाके उस खाने के अंदर के जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह थे वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जा रहे थे। और उसके बाद जो बचा हुआ हमारा वेस्ट था वो हमारा आ जाता था लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा था कि जो भी हमारा भरा भरा है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसमें पानी रह जाता था। तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें बेसिकली काम क्या हो रहा था कि इसमें से जो भी वाटर हमारा है वो हमारा ब्लड यानी कि कॉलन वाले पार्ट से एब्जॉर्ब हो जा रहा था। कहाँ पे, हमारे ब्लड के अंदर। तो जो हमारा लास्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें काम क्या हो रहा था, बेसिकली हमारा जो वेस्ट मटेरियल या स्टूल हम उसको बोलेंगे, तो उस स्टूल में से क्या हो रहा था, हमारा जो भी पानी वगैरह है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा था, और बचा हुआ हमारा यहाँ से क्या हो रहा था, बाहर निकल जा रहा था। अब यहाँ पर दो प्रॉब्लम हमारी अराइज हो रही थी, निकल के आ रही थी। पहली हमारी थी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या हो रहा था कि जो यहाँ से पानी एब्जॉर्ब हो रहा था, चलो मैं यहाँ पर आपको बना के छोटा सा दिखाता हूँ। लेट करो कि ये हमने लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट, यानी कि हमने ये वाला जो पार्ट है इसको उठा लिया शॉर्ट में समझाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे ये कॉलन यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ब्लड है जिसमें हमारा वाटर एब्जॉर्ब हो रहा था। तो मानो कॉन्स्टिपेशन में क्या हो रहा था कि ये जो एब्जॉर्ब हो रहा था हमारा पानी, ये हमारा एब्जॉर्ब क्या होता है, ज़्यादा होने लगता है। और ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि अब जो हमारा ये भी कंटेंट है स्टूल वाला, इसमें से जब पानी ज़्यादा निकल जाएगा तो ये हो जाएगा ड्राई, सूख जाएगा। और सूखने की वजह से क्या होगा कि अब ये ईजिली बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फ्लो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो बहने की क्षमता, वो हमारी मॉइस्चर यानी कि गीली चीज़ों की ज़्यादा होती है। तो ये रीज़न है कि अगर इसमें से पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब होकर इसमें चला जाएगा तो ये हमारा सूख जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। इसी का उल्टा हमारा डायरिया में हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो वाटर हमारा एब्जॉर्ब हो रहा था वो हमारा एब्जॉर्ब नहीं होता, या फिर बहुत ही कम होता है। और जब पानी हमारा बहुत ही कम एब्जॉर्ब होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा ये स्टूल वाला मटेरियल है इसमें पानी हमारा ज़्यादा रहेगा, और वाटर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जो भी हमारा वेस्ट या स्टूल है वो क्या होगा, गीला रहेगा बहुत ज़्यादा। और आपको पता है कि गीली चीज़ को रोकना भाई कितना मुश्किल है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर जो हमारा ये स्टूल ज़्यादा गीला हो जाता है तो वो ईजिली यहाँ स्ट्रीमलाइन फ्लो होकर बाहर निकल जाता है, और बार बार दिन में 2 से 3 बार से ज़्यादा अगर आने लगती है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फिर डायरिया बोल देते हैं। इसको हम शॉर्ट में अपनी भाषा में लूज मोशन वगैरह बोलते हैं, या दस्त होना बोलते हैं। और थोड़ा मजाक में हम बोल देते हैं कि ढक्कन खुल गया, मतलब बार बार जाए जा रहे हो। तो ये सब ऐसी बातें हैं। तो ये हमारा होता है डायरिया। तो अब हम समझते हैं इसके बारे में कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर हम डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि डायरिया इज टू फ्रीक्वेंट पासेज ऑफ लूज या वाटरी स्टूल। अब टू फ्रीक्वेंट मतलब होता है बार बार किसी चीज़ को करना। अब यहाँ पर एक वर्ड आपको और जोड़ना है डायरिया में, वो क्या आएगा, लूज
यानी कि बहुत ही ज़्यादा लूज पतली सी हो गई, या फिर वाटरी, वाटरी मतलब ऐसी चीज़ जिसमें पानी की मात्रा थोड़ी सी क्या हो, ज़्यादा हो। तो वहीं यहाँ बताया गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा स्टूल है उसमें क्या हो गया, वाटरी हो गया, यानी कि पानी यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हुआ, कम हुआ, तो यहाँ जो पानी था वो हमारा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और इसकी वजह से ये चीज़ हमारी क्या हो रही है, यहाँ पर बाहर निकल रही है। बाकी रीज़न भी है और वो हम बाद में जानेंगे, अभी आप बेसिक समझो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लूज और वाटरी स्टूल हमारी जो है, जो बार बार हमको जाना पड़ रहा है। अब WHO ने भाई कहा कि ऐसे तो मान लो किसी को 2 बार आ गई, किसी को 3 बार आ गई, तो क्या हम उसको डायरिया बोलेंगे? भाई हो जाता है कभी कभी, कोई लोग गलत खा लेते हैं तो भाई बार बार जाना पड़ता है, तो क्या उसको डायरिया बोलेंगे? तो इसीलिए WHO ने यहाँ पर फिक्स कर दिया कि अगर कोई बंदा दिन में एक, यानी कि 24 आवर पीरियड में 3 बार या 3 से ज़्यादा बार अगर जाता है करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर डायरिया बोलेंगे। और उसमें भी शर्त है कि वो जो आ रहा है ना, करने जा रहा है, वो कैसी होनी चाहिए, वाटरी या फिर लूज, यानी कि बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए, या फिर ऐसी होनी चाहिए कि पानी पानी हो रहा है, कहते हैं ना बस बस पानी पानी हो रहा है, पानी पानी हो रहा है। तो ये है डायरिया। अब हम समझते हैं इसके कॉजेस कि आखिर क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से डायरिया यहाँ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ रीज़न क्या है, डिक्रीज इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। तो कुछ इतनी घबराने वाली बात नहीं, सिंपल यहाँ पे समझो कि मैंने यहाँ पे बताया जो पानी था वो हमारे यहाँ एब्जॉर्ब कर रहा था, और बाकी कुछ चीज़ें जैसे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह होते हैं कुछ हमारे, वो भी यहाँ से हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे थे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, डिक्रीज, यानी कि वो चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब अगर यहाँ से पानी और जब ये चीज़ यहाँ कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ये लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में ये बढ़ जाएगी, और जब इधर बढ़ जाएगी तो यहाँ जैसे ही ये चीज़ ज़्यादा गीली होगी, ये ईजिली क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो ये एक रीज़न हो जाता है कि ये चीज़ हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सेकंड रीज़न यहाँ आता है इंक्रीज सीक्रेशन बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, इन्फ्लामेशन आपने बहुत बार पढ़ रखा है, पीछे मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है। तो इन सब चीज़ों में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी अंदर की लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस, अंदर वाली हमारी लेयर होती है, ये कुछ चीज़ें क्या करती है, अपने आप सीक्रेट करती रहती है। जैसे म्यूकस सीक्रेट होती है जो लेयर बनाती है, आपने रेस्पिरेटरी वाले में भी पढ़ा था। तो ये पूरी की पूरी जो लेयर है वहाँ पे हमारी म्यूकस सीक्रेट होती है। तो कुछ रीज़न बस क्या हो जाता है कि डायरिया वाले केस में ये चीज़ हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और जब ये चीज़ हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, म्यूकस वगैरह ज़्यादा बनने लगती हैं, चीज़ें ज़्यादा अंदर बाहर निकलने लगती हैं, तो यहाँ जो अंदर का कंटेंट हमारा, ये चीज़ हमारा बढ़ जाता है। और इसके बढ़ने से क्या होगा कि अब ये ईजिली क्या होगा, और ज़्यादा बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट बढ़ गया हमारा। तो ये भी एक रीज़न यहाँ जाता है। थर्ड हमारे यहाँ देखने को मिलता है इंक्रीज ल्यूमिनल ऑस्मोटिक लोड। अब ऑस्मोटिक का फंडा आप लोगों ने कॉन्स्टिपेशन वाले पार्ट में भी पढ़ा होगा। ऑस्मोटिक सिंपल फंडा है कि मान लो अगर यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ऑस्मोटिक ज़्यादा होने से क्या होता है कि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा हो जाता है, और इस केस में ये चीज़ हमारी इधर मूव नहीं कर पाएगी, यानी कि ब्लड के अंदर मूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। तो अब जब ये चीज़ हमारी यहाँ मूव नहीं करेगी तो भाई कहाँ जाएगी, इधर ही इजीली बाहर जाएगी। तो वही होता है कि जो इंटेस्टाइनल का ये ऑस्मोटिक लोड है वो हमारा बढ़ जाता है, और चीज़ हमारी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती, यानी कि पानी वगैरह हमारा एब्जॉर्ब नहीं होगा, और ईजिली वो हमारा क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये भी एक डायरिया का रीज़न है। फोर्थ हमारा लिखा है इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकोसा एंड एक्सक्यूडेशन इनटू ल्यूमन। अब यहाँ पर वही जो मैंने आपको बताई कि मान लो ये हमारी म्यूकस वगैरह है, तो अब अगर आपको याद होगी, अगर किसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो जब इन्फ्लामेशन होगी तो वहाँ पर क्या आती है, स्वेलिंग आती है, फिर वहाँ पर चीज़ें हमारी रिलीज होती हैं, जैसे म्यूकस रिलीज होती है ज़्यादा, क्योंकि म्यूकस एक प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, यानी कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो जैसे ही उसे लगता है कि यहाँ इन्फ्लामेशन हुई, वहाँ पर हमारी क्या होती है, म्यूकस रिलीज होगी, और वो इसको सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। अब हमारी बॉडी को तो यहाँ इतना आइडिया नहीं था कि भाई यहाँ पर डायरिया हो रखा है, वहाँ पर अगर इन्फ्लामेशन हुई है तो भाई और ज़्यादा यहाँ पर रिलीज़ कर देगा म्यूकस वगैरह और कंटेंट को, तो उसकी वजह से यहाँ पे और ज़्यादा चीज़ हमारी बढ़ जाएंगी, और ये ईजिली हमारी और ज़्यादा बाहर निकलेगी। तो इस तरह हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो ल्यूमन कंटेंट हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर बढ़ रहा है, ल्यूमन कंटेंट बढ़ रहा है, और ओवरऑल जाके यहाँ पर क्या हो रहा है, लूज़, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हल्की लूज़, आप समझ रहे होगे, और इस वाटरी यानी कि पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा हो, वो चीज़ हमारी यहाँ पर स्टूल बन जाता है, और वो ईजिली हमारा बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा होता है डायरिया। कॉजेज आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। कुछ कॉजेज और यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे हमारा कोई मतलब कई बार आपने देखा होगा कि कुछ गलत खाना पीना खा लेते हैं, या कुछ ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा, कोई वैसा खाना खा लेते हैं आप लोग, बासी खाना जिसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो इन सब रीज़न की वजह से क्या होता है, डायरिया हो जाता है। जैसे वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स हो गए, कुछ इन्फेक्शंस वगैरह हो गए, एक कॉलेरा नाम का बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा मतलब कॉज करता है इन सब चीज़ों को, तो जब ये सब खा लेते हैं तो वो भी क्या करता है, वो भी यहाँ जाके डायरिया कॉज कर देता है, इसकी मोटिलिटी बढ़ा देगा, यानी कि मूवमेंट इंक्रीज कर देगा, और यहाँ से हमारा डायरिया कॉज हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी कुछ ड्रग के द्वारा भी डायरिया इंड्यूस होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कुछ ड्रग्स के साइड इफेक्ट के रूप में, यानी कि एक मैग्नीशियम सल्फेट है जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे डायरिया को कॉज कर देगा।
बाकी हमारी कुछ एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन वगैरह तो ये भी क्या करती हैं, डायरिया वगैरह कॉज कर सकती हैं। बाकी इसकी और रीज़न है कि इम्प्रॉपर क्लीनिंग, यानी कि कहीं गंदगी है, साफ़ सफाई ना है, तो उन सब वजह से भी क्या हो सकता है, डायरिया कॉज हो सकता है। तो उसके लिए जो डायग्राम था वो मैंने आपको यहाँ बना के दिखा दिया है, रीज़न सारे आपको यहीं मिल जाएंगे। तो डायरिया आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि डायरिया से नुकसान क्या है। तो लेट करो, डायरिया होने के रीज़न क्या है, जो मैंने आपको बता दिया कि पानी का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, इसमें सीक्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो रही थी। और एक और चीज़ इसमें होती है, मोटिलिटी हमारी बढ़ जाती है। अब मोटिलिटी को आप थोड़ा सा ऐसे समझो, अब आपको पता होगा कि जो मूवमेंट है वो हमारी कैसे आ रही थी, यहाँ से आ रही स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसे होते हुए हमारी जा रही, फिर इधर से ऐसी जा रही थी, ऐसे जाके बाहर निकल रहा था। अब यहाँ पर जो ये मूवमेंट हमारे अंदर का कंटेंट का होता है वो हमारा इस स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के मूवमेंट की वजह से होता है। यानी कि ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए जो हमारी मूवमेंट थी, मोटिलिटी को मूवमेंट बोलते हैं, वो हमारी बढ़ जाती है। और जब ये बढ़ जाती है तो इसका अंदर का कंटेंट हमारा जल्दी जल्दी आगे को मूव करेगा, और जल्दी जल्दी जब आगे मूव करेगा तो यहाँ से जल्दी बाहर निकलेगा, तो डायरिया होने के और ज़्यादा चांस है। डायरिया का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंट, यानी कि जल्दी जल्दी हमारा क्या हो रहा है, पासेज हो रहा है। और एक और रीज़न यहाँ पे आ जाता है इसकी वजह से कि लेट करो कि यहाँ पर ये मान लो दो चीज़ें हैं और कोई ड्रग हमारे यहाँ पे रुका है, तो वो जितनी देर रुकेगा उतना टाइम मिलेगा हमारे ब्लड को उसमें से कंटेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो अब अगर यहाँ पर हमारा कंटेंट रुकेगा ही नहीं तो भाई ब्लड को टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो कुछ एब्जॉर्ब कर पाए। सिंपल यहाँ पे समझो, लेट करो यहाँ पे हमारी कोई चीज़ है, तो यहाँ हमारी ब्लड वेसल, तो इसमें से क्या हो रहा है, वाटर हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जितनी देर इनका कॉन्टैक्ट हो पाएगा पानी, उतनी ही ज़्यादा देर के लिए क्या हो पाएगा, एब्जॉर्ब हो पाएगा। अब अगर इसकी मूवमेंट बढ़ गई तो भाई ये कंटेंट हमारा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे इसमें से पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और ये और ज़्यादा वाटरी हो जाएगा और जल्दी बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर ये भी एक रीज़न था इसका कि मोटिलिटी अगर बढ़ जाती है तब भी कहीं ना कहीं हमारा डायरिया होने के चांस है। तो ये कुछ रीज़न जिसकी वजह से डायरिया होता है। अब डायरिया होने से नुकसान क्या क्या है, एक तो हमारी डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी के अंदर का जो भी फ्लूइड है वो हमारा सब क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब दिन में 2-3 बार 4 बार 5 बार जाओगे तो कुछ बचेगा बॉडी में, कुछ नहीं बचेगा। तो डिहाइड्रेशन, बॉडी में पानी और इन सब चीज़ों की कमी। सेकेंड केस एब्जॉर्प्शन कम, जो मैंने आपको बताया कि टाइम कम तो एब्जॉर्प्शन कम, तो जो भी वाटर का कंटेंट है, न्यूट्रिशन कंटेंट है और डिहाइड्रेशन भी हो गया, बॉडी का कंटेंट भी चला गया, तो इससे हमारा जो ब्लड था, तो ब्लड के अंदर तो हमारी चीज़ें नहीं पहुंच रही ना जो हमको चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, तो इससे क्या होगी, वीकनेस वगैरह हमको आएगी, कमजोरी आएगी। तो ये कुछ नुकसान है हमें डायरिया की वजह से। बाकी अगर डायरिया सीवर केस यानी कि खतरनाक स्टेज पे चला जाता है तो इसकी वजह से जान भी चली जाती है और बच्चों में सबसे ज़्यादा इसका खतरा होता है। और एक रिपोर्ट के अंदर देखा था शायद 2015 या 16-17 में 1 लाख से ज़्यादा बच्चों की डेथ हुई थी सिर्फ इसकी वजह से, डायरिया की वजह से। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत खतरनाक है। हर दिन लगभग 1300 लोग इसकी वजह से मर रहे हैं पूरे दुनिया में। तो कोई भी चीज़ होगी छोटी मोटी खतरनाक हो जाती है अगर उसका टाइम से इलाज ना हो। तो अब बस हमको पढ़ना है कि इलाज कैसे करें, यानी कि ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखो, ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले देखते हैं कि आप सिंपल खाना, यानी कि जो आपकी डेली की चीज़ें उनके द्वारा आप कैसे ठीक कर सकते हो इसको। तो मिल्क एक बहुत बढ़िया चीज़ जिसके द्वारा आप इसको ठीक कर सकते हो। उसके बाद बॉइल्ड पोटैटो यानी कि उबले हुए आलू, फिर चावल हो गए, चिकन सूप हो गया, इसको तो भाई वेजिटेरियन वाले यूज़ ना करें। फिर बनाना हो गया, ये भी फ़ायदा करता है। और सबसे हेल्पफुल चीज़ है इसमें कर्ड यानी कि दही, क्योंकि दही के अंदर वो बैक्टीरिया होता है जो हमारा डायरिया में हेल्प करता है। उसके बाद एक चीज़ हमारी आती है ORT यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। क्या है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। थर्ड हमारे आते हैं एंटी डायरियल एजेंट यानी कि ड्रग्स, एंटी डायरियल ड्रग्स भी बोलते हैं, जो हमारे लिए मेन है, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलो सबसे पहले समझते हैं हम ORT यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के बारे में। तो देखो, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब हमारी बॉडी से ज़्यादा डायरिया होता है, ज़्यादा मटेरियल लूज हो जाता है, तो कमजोरी आती है, वीकनेस आती है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी को जान या कुछ भी चीज़ मतलब नुकसान ना हो जान मान का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो लॉस ऑफ फ्लूइड्स हो गया, जो भी हमारी बॉडी से फ्लूइड्स कम हो गया, उसको पहले पूर्ति की जाए। तो उसके लिए यहाँ पर बनता है हमारा ORS। आप लोगों ने सुना होगा ना, ORS का घोल पिला दो भाई, बहुत हेल्प मिलेगी। तो बस ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, जिसको जो कंटेन करता है अपने अंदर फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट को, जो हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ें खो गई हैं उसको पूर्ति करता है। तो WHO के द्वारा एक यहाँ पे नया हमारा ORS का फॉर्मूला था, जिसमें हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक हमारा 2.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, ट्राई सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम और ग्लूकोज हमारा 13.5 ग्राम और पानी 1 लीटर। ये सब चीज़ें आप चाहो तो चीज़ें अगर आपके पास है तो आप मिला के 1 लीटर पानी में इतना कुछ मिला के आप बना सकते हो। तो इसके अंदर हमारी ऑस्मोलिटी लगभग हो जाती है 245 mOSM पर लीटर। तो ये है। बाकी ये हमारा माइल्ड टू मॉडरेट यानी कि जब मीडियम ही हो तब डायरिया में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जब हमारा सीवर यानी कि मान लो किसी को ज़्यादा ही खतरनाक लॉस हो गया तो उस टाइम पर इंट्रावेनसली यूज़ करेंगे। मतलब वैसे माइल्ड मोड के लिए हम इसको ओरली यूज़ करेंगे, ऊपर से पानी में घोल मतलब पिला दिया। और जब ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो एक इंट्रावेनस वाला अलग से हमारा आता है, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, तो उसका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा बेसिकली इस चीज़ों के बारे में। अब पढ़ते हैं हम इसके ड्रग्स के बारे में। तो ड्रग्स हमारे यहाँ पर 5 तरह के दिए गए हैं। पहला हमारा आता है इसमें एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, सेकंड हमारा आता है प्रोबायोटिक्स, थर्ड हमारा आता है एंटी मोटिलिटी,
फोर्थ हमारा आता है एंटी सिक्रेटरी और फिफ्थ हमारा आता है एड्जॉर्बेंट्स एंड एब्जॉर्बेंट। तो मैं आपको जल्दी जल्दी इनका मैकेनिज्म बताता हूँ, बाकी इसके अंदर की जो डिटेल्स है, छोटी छोटी बात है, वो आप पढ़ लेना नोट्स के द्वारा। तो पहले हमारे इसमें आते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर इस मतलब से समझे, एंटी माइक्रोबियल, एंटी मतलब होता है अपोज करना, माइक्रोबियल्स मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनका। तो ये वाले जो हमारे ड्रग्स हैं वो डायरिया में हमारी तभी हेल्प करेंगे जब डायरिया हमें कोई इन्फेक्टिव कॉज की वजह से हुआ हो। यानी कि जब मैंने आपको कॉजेज बताए थे कि कोई बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीज़ों की वजह से हो जाता है, तो अगर उसमें से किसी रीज़न की वजह से हैं तो ये वाले जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। तो उस टाइम पर हम इनका यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म वही हमारा जो रेगुलर होता है, आपको पता होगा कि बैक्टीरिया को दो तरह से मार सकते हैं, बैक्टीरियोसाइडल, स्टैटिक, यानी कि या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दें या बैक्टीरिया को हम किल कर दें। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर से ना रहेगा बैक्टीरिया और ना ही कॉज करेगा वो डायरिया। तो इस तरह हम इसको यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारे यहाँ आते हैं नॉरफ्लेक्सासिन, सिप्रोफ्लेक्सासिन, रिफार्मेसिन, ऑफ्लॉक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन और इराइथ्रोमाइसिन। इसके बारे में आपने मेडिकेम वगैरह में भी अच्छे से पढ़ा होगा। यूजेस की बात करते हैं तो बस वही है कि यहाँ पर जो भी डायरिया हमारा बैक्टीरिया या वायरस वगैरह की वजह से होता है उसमें हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इन ड्रग्स की वजह से। और सेकंड, ये कुछ हमारे बैक्टीरिया के नाम जैसे कॉलेरा हो गया, ये बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कई केस में। फिर सैल्मोनेला हो गया, रोटा वायरस हो गया, एंटेरोबैक्टीरिया हो गया, इन सब की वजह से जो डायरिया होता है वो हमारे इसमें ठीक हो जाएगा। सेकंड हमारा आता है ट्रैवलर डायरिया। अब ये क्या होता है कि बहुत लोग आपने देखा होगा कि ट्रैवल वगैरह करते हैं और ट्रैवलिंग के दौरान उनको डायरिया हो जाता है। तो उस टाइम पर हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। रीज़न क्या है, मानना यह है कि ट्रैवलर करते हैं ना, जब ट्रैवल वगैरह ज़्यादा करते हैं, घूमना फिरना ज़्यादा करते हैं, तो उस टाइम पर कुछ बैक्टीरिया वगैरह बाहर की चीज़ें आ जाते हैं। कुछ पब्लिक टॉयलेट का लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जब इधर उधर ट्रैवल करते हैं तो पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस आने के चांस होते हैं जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल ड्रग का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बाकी जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस हो जाता है तो उस टाइम पर तो भाई हम इनका यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो ये थे हमारे इसके यूजेस के बारे में। तो ये थे हमारे एंटी माइक्रोबियल ड्रग। ज़्यादा लेंथी आपको नहीं करना, शॉर्ट में आपको समझते जाना है। सेकंड हमारे इसमें आते हैं प्रोबायोटिक कैटेगरी, जो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। अब देखो आप लोगों ने सुना होगा कई केस में कि हमारी बॉडी में कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। तो ये जो कंसेप्ट बेस है ये हमारा गुड बैक्टीरिया के ऊपर बेस्ड है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में बेनिफिट करते हैं डाइजेशन का। यानी कि एक तरह से बोला जाए तो हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करते हैं और उसके बाद बहुत से मतलब अपने हेल्पफुल करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो जब डायरिया हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, या मान लो कोई हमने एंटीबायोटिक खा ली, तो उस केस में क्या होगा कि हमारी बॉडी के जो वो बैक्टीरिया फ्लोरा हैं वो हमारे मर जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होगा कि अब हमारी बॉडी में डायरिया क्यों हो गया और भी नुकसान बहुत हो रहे हैं, क्योंकि हमारा खाना वगैरह सही से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, सीधा का सीधा बाहर निकल रहा है। तो इस केस में हम प्रोबायोटिक ड्रग्स का इनका यूज़ करते हैं। अब ये ड्रग क्या होगा कि जैसे हमारी बॉडी में जो पहले से बैक्टीरिया फ्लोरा वगैरह होते हैं जो हमने लॉस्ट कर दिए थे ड्यूरिंग डायरिया, या हम कोई एंटीबायोटिक जब खा लेते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक भी मारती है बैक्टीरिया वगैरह को, तो जब ये चीज़ें हम खा लेते हैं एंटीबायोटिक और डायरिया जब हो जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रोबायोटिक का यूज़ करेंगे। प्रोबायोटिक हमारी उसकी कमी को पूरा करेगा और इससे हमारी फिर से जो हेल्थ वगैरह है वो हमारी रिस्टोर हो पाएगी। तो ये हमारे प्रोबायोटिक कुछ इस तरह से काम आते हैं। एग्जाम्पल हमारे लैक्टिलोबैसिलस हो गए, इसमें हमारे स्ट्रेप्टोकोकस फैसल और एंट्री, इसको हमारे एक तरह काम कर, ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद जो हमारा दही, आप लोगों ने सुना होगा ना दूध से दही जो बनता है, तो दूध से दही बनने के लिए जिस बैक्टीरिया का यूज़ होता है वो हमारा होता है लैक्टोबैसिलस। और यही हमारा इसीलिए बोला जाता है कि अगर किसी को डायरिया वगैरह हो गया तो वो दही को खा ले तो उससे भी बहुत ज़्यादा उसको हेल्प मिलेगी। तो नेचुरल कर्ड भी हमारा इसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, एज अ प्रोबायोटिक के लिए। बाकी ये मोस्टली हमारा डायरिया में ही हेल्प करता है और बाकी कई केस में इसको प्रीबायोटिक की तरह भी हम मतलब प्रीबायोटिक के साथ में हम इसका यूज़ करेंगे। कन्फ्यूज़ हो रहे हो? चलो सिंपल समझो, प्रोबायोटिक हमने दिए तो प्रोबायोटिक हमारी बॉडी में जाके क्या करेगा, जो लैक्टोबैसिलस है ये एक बैक्टीरिया का एग्जांपल है, ये हमारी बॉडी में जाएगा और जो बैक्टीरियल फ्लोरा है यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया थे उनको रीस्टोर कर देगा या उनकी जगह ले लेगा। तो अब ये हमारे क्या करेंगे, ये हमारी बॉडी में जाके डाइजेशन का अपना काम करेंगे और हमारी बॉडी में जो हेल्थ, क्योंकि भाई डाइजेशन प्रॉपर होगा तभी हमको न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर मिलेंगे और हमारी बॉडी फिर से ठीक हो पाएगी। इस तरह काम करते हैं। फिर इनको कई केस में प्रीबायोटिक के साथ में दिया जाता है। अब प्रीबायोटिक्स क्या है, जैसे हमारा प्रोबायोटिक हमारी बॉडी के लिए मतलब हेल्पफुल है, उसी तरह जो प्रीबायोटिक हैं वो हमारे प्रोबायोटिक के लिए हेल्पफुल है। यानी कि सिंपल समझो कि प्रोबायोटिक ने तो हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाया, लेकिन जो प्रीबायोटिक है इन्होंने हमारे प्रोबायोटिक को स्ट्रांग बनाया। एक तरह से ये प्रोबायोटिक को स्ट्रांग और इनके एक्शन को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अगर हम इनको कंबाइंड में लेंगे तो ये इसको हेल्प करेगा और ये दोनों के दोनों फिर हमारी बॉडी में हेल्प करेंगे और वही जो मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे लॉस कर दिया उन सबको ये रिप्लेस कर देंगे। तो ये था, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही समझने में तो थोड़ा सा पीछे करके आप एक बार देख सकते हो।
अब समझते हैं हम अपनी इसमें थर्ड क्लास एंटी मोटिलिटी ड्रग। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मोटिलिटी मत देखो मतलब समझो क्या है, एंटी मतलब रोकना, अपोज करना किसी चीज़ को, मोटिलिटी मतलब होता है मूवमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इसकी मूवमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी मूवमेंट बढ़ जाती है तो हमारा जो कंटेंट है वो जहाँ से ज़्यादा जल्दी बाहर निकलेगा, और जल्दी बाहर निकलेगा यहाँ पर रुकेगा नहीं, तो एब्जॉर्प्शन भी हमारी कम हो जाएगी, और इन एब्जॉर्प्शन कम होगी, पानी का कंटेंट हमारा फिर इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ब्लड में कम हो जाएगा, तो हमारा डायरिया कॉज होगा। तो वही सब रीज़न है। तो बस अगर हम इस एंटी जो मोटिलिटी हमारी थी इसको अगर हम रोक दें, रोकना मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल जाम कर दो भाई, आगे नहीं बढ़ रहा स्टूल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको थोड़ा सा स्लो करेंगे हम, जो पहले चल रही थी स्पीड में उससे हम थोड़ा सा इसको स्लो कर देंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि अब जो टाइम यहाँ पे मान लो ये हमारा स्लो हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे जो जा रहा स्लो हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब जो यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा था ब्लड में उसको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, और टाइम मिलने की वजह से क्या करेगा वो और ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगा, और ये चीज़ हमारी क्या होगी यहाँ पर ड्राई होगी। तो इस तरह हमारे ये एंटी मोटिलिटी वाले अपने काम करते हैं। अब इसमें हमारे जो ड्रग्स आते हैं वो आते हैं ओपियोइड एगोनिस्ट वाले, यानी कि जो मॉर्फिन वगैरह वाले होते हैं उन्हीं के कुछ डेरिवेटिव्स आते हैं। अब काम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इनके अंदर कुछ हमारे म्यू और डेल्टा नाम के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये ओपियोइड वाले एगोनिस्ट हैं ये इन दोनों पे जाके बाइंड करेंगे, तो इफेक्ट क्या होता है ये आप समझो। जैसे ही हमारे म्यू रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेंगे ये हमारी मोटिलिटी को कम कर देंगे, और जब इसकी मोटिलिटी हमारी कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, तो अब यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारा प्रॉपर होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर ये थोड़ी देर के लिए रुक रहा है, जो स्टूल है हमारा ठहर रहा है, रुक रहा है, जिससे हमारा ब्लड में जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारा प्रॉपर हो पाएगा, तो मोटिलिटी कम हो जाती है। और जो हमारे डेल्टा पे आके असर करते हैं वो हमारे इंटेस्टाइनल सीक्रेशन को कम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से हमारी जो सीक्रेशन थी वो भी हमारी बढ़ जाती है, और जब यहाँ से सीक्रेशन बढ़ जाएगी तो कंटेंट हमारा बढ़ेगा, तो जो ये सेकंड केस हमारे डेल्टा के ऊपर जाके वो इसकी सीक्रेशन को कम कर देंगे, तो जिससे हमारा इसका अंदर का कंटेंट है वो हमारा कम रहेगा। तो इस तरह हमारे ये एंटी मोटिलिटी वाले ड्रग्स यहाँ पर अपना एक्शन दिखाते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो गया लोपेरामाइड हो गया, कोडीन हो गया, और डाइफेनोलेक्सिजेट हो गया। तो ये हमारा सीएनएस इफेक्ट नहीं देता, ये वाला सीएनएस इफेक्ट देता है, यानी कि हमारे दिमाग में जाएगा, और जब दिमाग में जाएगा तो भाई अपने कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट कॉज करेगा, सेडेशन वगैरह कॉज करेगा। ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका है 1 से 2 आवर, ड्यूरेशन है 6 से 12 आवर, यानी कि अपने पी एक्शन भाई 1 से 2 घंटे बाद ये अपना असर दिखाएगा, और 6 से 12 घंटे तक इसका असर रहेगा। पोटेंट है ये हमारा लोपेरामाइड। कोडीन हमारा हो गया, तो ये डायरिया में अब ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि इसके अल्टरनेट हमारे प्रेजेंट हैं, और कोडीन हमारा सीएनएस में जाके इफेक्ट दिखाएगा, तो भाई साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। ये हमारा डाइफेनॉक्सिलेट है, ये लेस पोटेंट है हमारे इन दोनों के मुकाबले, तो सबसे जो बेस्ट ड्रग है वो हमारा क्या है लोपेरामाइड है, जो हमारा इसमें यूज़ किया जाता है। बाकी इसका जो यूजेस होंगे तो ये हमारा ट्रैवलर डायरिया में यूज़ किया जाएगा, बाकी ये हमारा जो अदर रीज़न की वजह से डायरिया होता है उसको भी ये हेल्प करेगा। तो ये था हमारा एंटी मोटिलिटी वाले ड्रग्स। अब हमारी फोर्थ क्लास आती है एंटी सीक्रेटरी ड्रग हमारी। तो वही रीज़न जो मैंने आपको बताया कि सीक्रेशन जब हमारी ज़्यादा होगी, यानी कि मान लो यहाँ पे कंटेंट हमारा ज़्यादा निकलेगा, तो भाई कंटेंट भर जाएगा, तो यहाँ कंटेंट ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी चीज़ें होगी, तो एंटी सीक्रेटरी वाले हमारे उस कंटेंट को रोकने का काम करते हैं, सीक्रेशन को रोकेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया, डेल्टा के ऊपर जैसे जाएंगे इंटेस्टाइन की सीक्रेशन रुकेगी और कंटेंट हमारा कम हो जाएगा, वही सेम फंडा हमारे ये वाले ड्रग करते हैं। बस एग्जाम्पल हमारे हैं रेसिकेड्रॉल हो गए, बिस्मथ सब्सैलिसिड हो गए, और ये हमारा प्रो ड्रग है जो बाद में जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, थियोरफेन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रो ड्रग आप लोग जानते ही होंगे, चलो जो जानता है कमेंट्स में लिख के बताओ। तो अब समझते हैं हम अपने फिफ्थ क्लास है जो हमारी एड्जॉर्बेंट के बारे में। तो सिंपल देखो, एड्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट दो चीज़ें हैं। एड्जॉर्बेंट का मतलब होता है कि अपने जो सरफेस है, जैसे मान लो ये चीज़ है हमारी, तो मान लो कोई चीज़ हमारी जब टकराएगी तो वो सरफेस पे जाके चिपक जाएगी, इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी। ये हमारा जैसे मान लो एक हमारा सर्कल है, अब मैंने यहाँ पे कोई चीज़ इस पर कनेक्ट करानी है, इस पर चिपकानी है, तो अगर वो चीज़ इसके सरफेस पे जाके चिपक गई है तो वो हमारी एड्जॉर्बेंट है। लेकिन अगर वो इसके अंदर घुस के और अंदर एब्जॉर्ब हो गई तो इसको सोखना बोलते हैं एब्जॉर्ब को, और एड्जॉर्बेंट को ऊपर ही ऊपर ठहरना बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे एड्जॉर्बेंट है, तो इनका काम क्या होगा कि जैसे ही हम इसको अपनी बॉडी में देते हैं, खाते पीते हैं, जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं या जो माइक्रोब्स हैं जिनकी वजह से हमको डायरिया वगैरह हो रहा है, वो सब हमारे इसके ऊपर जाके चिपक जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं, ऊपर ऊपर अटैच हो जाते हैं। उसके बाद ये चीज़ हमारी बाहर निकल जाती है। आपको बताइए डायरिया भाई दनादन बाहर निकल रहा है, तो ये भी बाहर निकल जाता है और माइक्रोब टॉक्सिन्स हमारे कम हो जाते हैं बॉडी में। एग्जाम्पल इसका कायोलिन पैक्टिन कॉम्बिनेशन दोनों को साथ में दिया जाता है। एक कायोलिन ड्रग है, एक पैक्टिन ड्रग है, कॉम्बिनेशन बना के दे देंगे। फिर बिस्मथ सब्सैलिकेट हो गया, और बाकी इसको आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि बाकी बहुत चीज़ें हमारी प्रेजेंट हैं यहाँ पे।
बाकी सेकंड हमारे यहाँ पर आते हैं एब्जॉर्बेंट। तो इनका काम क्या होता है, ये हमारे उसमें भी थे, कॉन्स्टिपेशन में भी थे। तो यहाँ पर ये कैसे काम करते हैं, तो देखो सिंपल है कि जैसे ही हम इनको खाते हैं हमारे यहाँ पर जाते हैं, फिर इसके अंदर का जो भी पानी का मटेरियल होता है जो हमारा वहाँ पर ज़्यादा हो गया था उसके साथ जाके ये मिक्स हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ पर हमारी क्या है, वाटरी हो गई है। वाटरी मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा पानी वाला कंटेंट हो गया। और जब एब्जॉर्बेंट दिए जाएंगे तो ये ऐसा नहीं है कि इसको ठीक करेंगे, बस क्या करेंगे, ये इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। मतलब क्या कि जब बहुत ज़्यादा पतला था ना तो उससे थोड़ा सा कम पतला हो जाएगा ये और स्टूल हमारा, और धीरे धीरे फिर वो बाहर निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको ये ठीक करें, बस इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा मेंटेन कर रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा वाटरी था, बहुत ज़्यादा पतला था, उसको थोड़ा सा कम पतला करेंगे और कम सॉफ्ट करेंगे, और इस तरह ये अपना यहाँ पर काम दिखाते हैं। और बस इससे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी, जो 4-5 बार जा रहे थे वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। यूजेस वही है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा, डायरिया में भी हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन में बस ये हेल्प करना है, तो इसके साथ पानी को हम थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेते हैं जिससे वो यहाँ पर जाके थोड़ा सा गीला करे, और इसके साथ हम ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हमारा था एब्जॉर्बेंट के बारे में। तो ये थी सारी की सारी बातें हमारी इसी डायरिया के बारे में। आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। बाकी इसमें जो मेन ड्रग थे वो हमारा वैसे तो जनरल चीज़ें ही दी जाती हैं, लेकिन जो मेन हमारा क्या हो जाता है, प्रोबायोटिक हो जाते हैं, और कई केस में जब लगता है तो एंटीबायोटिक वगैरह, थोड़ी सी एंटी माइक्रोबियल वाले ड्रग्स हम दे देते हैं। तो वो था डायरिया के बारे में सारा कुछ। अब जो हमारे यहाँ पर टॉपिक आते हैं वो हमारे आते हैं एपेटाइट स्टिमुलेंट, सप्रेसेंट, डाइजेस्टेंट, कार्मिनेटिव। तो ये जो 4 टॉपिक्स हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा लेंथी में नहीं आते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े में आते हों। ये हमारे शॉर्ट में आते हैं, 2 नंबर में आते हैं, कई केस में हो सकता है 5 में, वरना 2 में ही आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, और थोड़े बहुत मैंने नोट्स एक्स्ट्रा बना दिए जिससे आपकी शिकायत ना रहे कि सर शॉर्ट है, तो वो आप मेंटेन करने रहा। तो चलो समझते हैं एपेटाइट स्टिमुलेंट्स एंड सप्रेसेंट के बारे में। तो जो एपेटाइट स्टिमुलेंट्स है इसको हम और एक्सिजेनिक एजेंट नाम से भी जानते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये सिंपल है कि जो कई बार होता है कि भूख नहीं लगती लोगों को, बहुत कम लोग हो जाते हैं कि भूख नहीं लग रही, भाई कुछ नहीं हो रहा, तो उस भूख को बढ़ाने के लिए जिन ड्रग्स का हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एपेटाइट स्टिमुलेंट। यानी कि सिंपल डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि दीज आर दोज ड्रग्स विच आर यूज टू इंक्रीज द एपेटाइट, यानी कि एपेटाइट हमारी भूख को बढ़ाते हैं। एपेटाइट को अगर डिफाइन करना हो तो बोल सकते हैं कि डिज़ायर टू ईट, खाने की जो हमारी इच्छा होती है कि भाई मन कर रहा है खाना खाने का, तो उसको ये बढ़ाने का काम करते हैं हमारे एपेटाइट स्टिमुलेंट्स। बाकी एक हमारी बीमारी होती है एनोरेक्सिया, जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि जब हमको भूख वगैरह नहीं लगती तो उस कंडीशन को हम एनोरेक्सिया नाम से बोलते हैं। तो भाई ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर हम उन ड्रग को पढ़ रहे हैं जो हमारी भूख को बढ़ाएंगे। तो भाई सिंपल सी बात है कि ये वो ड्रग्स होंगे जो ट्रीटमेंट में यूज होंगे, किसके, एनोरेक्सिया के, यानी कि जब हमें एपेटाइट यानी कि भूख हमें नहीं लग रही है उस टाइम पर हम इन ड्रग का यूज़ करते हैं। अब एपेटाइट यानी एनोरेक्सिया के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, भाई आखिर भूख क्यों नहीं लग सकती, तो इसके यहाँ 2 तरह के रीज़न बताए गए हैं। एक हमारा होता है साइकोलॉजिकल, यानी कि जब मेंटल प्रॉब्लम हो गई, कोई बंदा डिप्रेशन में चला गया है तो भाई कुछ नहीं खाता पीता कुछ नहीं है, और प्यार मोहब्बत में धोखा मिलने पर भी नहीं खाते पीते। और कुछ होती है ओवर हैप्पीनेस। ओवर हैप्पीनेस मतलब जब ज़्यादा ही खुशी हो गई है, भाई कोई ऐसा काम हो गया जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, तो उस टाइम पर भी एकदम भूख सब उड़ जाती है और बस इंजॉय मूवमेंट में लग जाते हो, उस मूवमेंट को इंजॉय करने में। तो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो हमारी उस टाइम पर हमें एपेटाइट लॉस यानी कि एनोरेक्सिया होने के चांस होते हैं। सेकेंड हमारी आती है फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। फिजियोलॉजिकल मतलब कोई बीमारी, डिसीज, डिसऑर्डर हुआ होगा। तो जैसे पहले GI डिस्टर्बेंस, यानी कि जब पेट गड़बड़ हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, तो कहते हैं भाई कुछ भी मन नहीं खाने का, पेट गड़बड़ है। जैसे मान लो गैस बन गई, आपके पेट बहुत ज़्यादा भरा भरा, तब भी मन नहीं करेगा भाई खाने पीने का। एक कंडीशन आती है सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, यानी कि सूंघने की और देखने की जो क्षमता है, टेस्ट करने की क्षमता, वो हमारी ख़त्म हो जाती है, तो उस टाइम पर में हम यूज़ नहीं कर सकते। कुछ हमारी लाइफ स्टाइल चेंजेस हो जाते हैं, हमारे बदल, जैसे हमारे जो रूटीन होता है खाने का, अगर उस टाइम नहीं खाते बाद में तो कहते हैं ना भाई भूख मर गई, अब भूख नहीं लग रही। तो वो सब कुछ रीज़न हो सकते हैं। कई केस में कोई बीमार हो गया, शॉर्ट इलनेस वगैरह उसमें हो गए, जैसे किसी को मान लो ज़्यादा छाले वगैरह हो गए तो भूख लगने की वजह से भी नहीं खा पाएगा। तो बहुत ऐसे रीज़न होते हैं जो हमारे यहाँ पर एपेटाइट को कम करते हैं, यानी कि एनोरेक्सिया कॉज करते हैं। तो ये आप समझ गए। अब समझते हैं कि इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातों के बारे में। तो वैसे तो एपेटाइट को ये मतलब बिल्कुल नहीं कहा जाता कि आप ड्रग्स के साथ ही ट्रीट करो, आप छोटी मोटी चीज़ों से भी ठीक कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अचार, आपको जब भूख कम मन हो तो एकदम अचार रख दो। आपने सुना होगा ना, अचार को सूंघते ही एकदम बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, मन करने लगता है खाना खाने का। और एपेटाइट क्या है, डिज़ायर टू ईट, वही तो है कि भाई खाने का मन करे। कुछ बिटर्स हमारे होते हैं जो हमारे टेस्ट बड्स को बढ़ाने का काम करते हैं। फिर कोरिएंडर हो गया, धनिया हो गया, आप लोगों ने देखा होगा ना, धनिया का मेन काम होता है कि एपेटाइट को बढ़ाने का काम करता है। फिर कार्डामन हो गए, सूप हो गए, हमारे इलायची बोलते हैं कार्डामन को, कन्फ्यूज मत होना। फिर सूप, कई जगह पे होता है कि सूप पहले दिया जाता है, सूप भी हमारे खाने को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। फिर कई केस में देखा गया है कि अल्कोहल जो होता है वो भी खाने को बढ़ाने का काम करता है। कैसे, वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, खाना हमारा जल्दी जल्दी पचेगा, और खाना जितनी जल्दी पचेगा हमारा उतनी ही जल्दी क्या होगा, और खाने का मन करेगा।
बाकी ये चीज़ हमारी टेस्ट बड्स को भी बढ़ाने का काम करती है। तो इस तरह, लेकिन इसका यूज़ इस केस में हम बिल्कुल नहीं करेंगे। रीज़न है इसके एडिक्टिव नेचर की वजह से, यानी कि अल्कोहल को अगर भूख बढ़ाने के लिए यूज़ करने लगे तो बस पीते ही रह जाओगे सिर्फ अल्कोहल को ही, क्योंकि इसका नेचर ही होता है एडिक्टिव, यानी कि इसकी लत लग जाती है। तो इसका हम इसमें यूज़ नहीं करते। अब बात करते कुछ ड्रग्स के बारे में। तो इसमें मेनली हमारे ड्रग्स यूज़ है, जैसे इंसुलिन हो गया। अब इंसुलिन क्यों यूज़ होगा? तो इंसुलिन हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बढ़ा देता है, यानी कि पेट में जो एसिड रिलीज होता है वो हमारा ज़्यादा मात्रा में होगा, और जब एसिड रिलीज ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमारे खाने को जल्दी पचाएगा, और जब खाना जल्दी पचेगा तो भाई हमारा मन और करेगा खाने के लिए, क्योंकि सिंपल है कि डाइजेशन हमारा जितना तेज़ होगा हम खाना उतनी ही जल्दी खाएंगे। तो इस तरह देखा जाए तो एपेटाइट स्टिमुलेंट्स के अंदर हम डाइजेस्टेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे खाने को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इंसुलिन का सिंपल है कि ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ाता है, लेकिन इसका यूज़ एपेटाइट के लिए करना क्या है? इरेशनल मतलब होता है नियम कायदे कानून के खिलाफ, और हजार्डस मतलब खतरनाक भी हो सकता है। फिर हमारे इसमें आता है काइप्रोहेप्टेडिन आता है। तो ये हमारा क्या है? H1 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है, जो हमारा इसमें यूज़ किया जाता है। बाकी हमारा इसमें आ गया मेगास्ट्रॉल एसीटेट। तो देखो बस मैंने आपको बताया शॉर्ट में आता है, तो बस आप इसकी डेफिनेशन लिख देना। एक आध चाहो तो कॉजेज लिख सकते हो, वरना ट्रीटमेंट में आप ये बेसिक वाले देसी जो एग्जांपल्स हैं वो जरूर डाल देना। उसके बाद आप इनके डायरेक्ट आप चाहो तो केवल लिख देना इंसुलिन, कैप्रोहेप्टेडिन और मेगास्ट्रॉल एसीटेट। ज़्यादा आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यूजेस की बात करें तो सिंपल है कि भाई हमारे एनोरेक्सिया में हेल्प करता है, और हमारे एपेटाइट को बढ़ाता है, और एक हमारा होता है हाइपरफेगिया, इस चीज़ को इंक्रीज़ करता है। अब हाइपरफेगिया मतलब ये है खाने की जल्दी खाना खाना। अब जैसे पहले कम हो गया था भाई, उसको बढ़ा के हम नॉर्मल स्थिति में लेके आए, तो उस कंडीशन को हम हाइपरफेगिया बोलेंगे। खाना खाने की इच्छा या खाना बार बार खाना, ये सब चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। तो ये था हमारा एपेटाइट स्टिमुलेंट, शॉर्ट नोट थे। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। सेकंड हमारा इसमें आएगा एपेटाइट सप्रेसेंट। तो जैसे उसको ऑरेक्सीजेनिक बोल रहे थे, यहाँ पर हम इसको बोलेंगे एनोरॉक्सीजेनिक एजेंट। तो बस उल्टा है, एनोरॉक्सीजेनिक एजेंट। अब इस केस में क्या हो रहा है? तो देखो एपेटाइट सप्रेसेंट है, ये हमारे भूख को कम करेंगे। तो हमको प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पर कि हमें एपेटाइट क्या हो रही है? भूख ज़्यादा लग रही है। तो सिंपल हम इसको बोलेंगे कि दीज आर दोज ड्रग विच आर यूज्ड टू डिक्रीज द एपेटाइट। हमारी भूख को कम करने के लिए हम ड्रग का यूज़ करते हैं, यानी कि जो खाना खाने की हमारी इच्छा है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। कहते हैं ना भाई खाना बहुत लजीज, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो भाई बार बार खाए जा रहे हो, तो उस चीज़ को ये थोड़ा सा हमारा कम करेंगे। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न होती है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। तो ये जो हमारे ड्रग्स हैं वो हमारे ओबेसिटी, मोटापा को ट्रीट करने में भी हेल्प करते हैं। नहीं समझे? चलो ऐसे समझो, मान लो किसी बंदे को भूख ज़्यादा लग रही है, एपेटाइट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जब एपेटाइट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो एनर्जी इंटेक, यानी कि जो खाना पीना खा रहा है वो ज़्यादा खाएगा, ओवर फीडिंग होगी उसकी। और जब ज़्यादा खाना पीना खाएगा तो उसके बाद जितनी हमारी एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी कंज्यूम कर लेगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाली एनर्जी है वो हमारी लीवर में हो जाती है। लेकिन जो बची हुई फिर भी और लोग खाते ही जाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी कहाँ होती है? एडिपोज टिश्यू में स्टोर होने लगती है। अब एडिपोज टिश्यू हमारी बॉडी के स्किन वगैरह ही होते हैं, टिश्यू वगैरह आपको पता होगा। तो जब उसमें बढ़ जाते हैं तो हमारी बॉडी धीरे धीरे फूलने लगती है, और ओबेसिटी यानी कि मोटापा हमको आ जाता है। और आपको पता होगा कि ओबेसिटी ज़्यादा होने के कितने नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो यही रीज़न है कि ओबेसिटी को हमें क्या करना चाहिए? प्रिवेंट करना चाहिए। और एपेटाइट को मतलब अपने कहते हैं ना ज़्यादा खाओ ना कम खाओ, लिमिट में अपना सारा कुछ रखो। तो ये था। बाकी बड़े लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मोटापा की, तो उनसे रिक्वेस्ट है एक्सरसाइज वगैरह करते रहो और मेंटेन रखो अपनी हेल्थ लाइफ को। बात अब इसके लिए हमारे ड्रग्स 3 तरह के दिए गए हैं। पहले हमारे हैं सेंट्रली एक्टिंग एड्रीनर्जिक एजेंट्स। सेकंड हमारे आते हैं सेरोटोनर्जिक एजेंट, सेरोटोनिन जो हमारा होता है 5-HT वाला, उसी के ये एजेंट्स हैं। और थर्ड हमारे इसमें आता है एड्रीनर्जिक एजेंट, जिसको हम सेरोटोनर्जिक एजेंट दोनों मतलब मिला के भी यहाँ बोल सकते हैं। कंफ्यूज मत हो, आगे मैं आपको इसको समझा दूंगा। अब समझो कि ये हमारे सेंट्रली एक्टिंग एड्रीनर्जिक एजेंट्स काम कैसे करते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह ट्रांसफर होती है वो न्यूरॉन्स के द्वारा होती हैं। ये हमारा प्री न्यूरॉन हो गया, ये पोस्ट न्यूरॉन हो गया, इस तरह चलती हैं। यहाँ से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और यहाँ पे जो रिसेप्टर होता है उस पर जाके बाइंड करते हैं और अपना असर दिखाते हैं। इस तरह काम चलता रहता है। अब यहाँ पर मान लो 2-3 तरह की हमारी चीज़ें होती हैं। डोपामिन हो गया, नॉर एड्रीनलिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, या इसको हम नॉर एड्रीनलिन भी बोल सकते हैं। फिर हमारा 5-HT यानी कि सेरोटोनिन हो गया। तो ये 3-4 हमारे क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर हैं। अब ये हमारे यहाँ से रिलीज होते हैं तो वो नीचे दाले पे जाकर बाइंड करेंगे और उसके बाद क्या करते हैं? वो हमारे फूड इनटेक को रेगुलेट करते हैं, यानी कि हमारा जो खाना खाने की इच्छा होती है उसको क्या करते हैं? ये
लिमिट में करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा या ऐसा नहीं बहुत कम, बस हमारे रेगुलेट करते हैं जिस हिसाब से हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम सेंट्रली एक्टिंग एड्रिनर्जिक एजेंट्स को देंगे तो वो एजेंट्स का काम क्या होगा कि वो हमारे इनकी रिलीज़ को बढ़ा देते हैं, और जब इनकी रिलीज़ को बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, ये अपना असर ज़्यादा दिखाएंगे और हमारे फूड को रेगुलेट ज़्यादा करेंगे, यानी कि उसको लिमिट में करेंगे, बेटा ज़्यादा मत खा, और ठीक करेंगे। सेकंड, ये अपना एक्शन, एक तो इन्होंने एक्शन दिखाया इसकी रिलीज़ को बढ़ा रहे हैं, सेकंड एक्शन दिखाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि एक हमारा यहाँ पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो हमारा प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर बोलते हैं जिसको हम। तो अब क्या होगा, यहाँ से जो बचा हुआ हमारा नॉर एड्रेनालिन डोपामिन है वो हमारा अगेन इधर से बचा हुआ यहाँ चला जाता है और वो इसकी रिलीज़ को कम करता है। अब ये हमारी बॉडी में इसलिए दिया गया है जिससे हमारी बॉडी का ये चीज़ें मेंटेन रहें, और अगर मान लो कोई ज़्यादा आ गया तो भाई हमारे इसी पर अटैक करके वो उसको कंट्रोल कर सकें, इसलिए दिया गया। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इस अपटेक को रोक देगा, और जब ये अपटेक हमारी रुक जाती है तो जो भी कंटेंट हमारा वो इधर वापस नहीं जाएगा, और जो भी हमारा सारा का सारा इधर आता रहेगा, और डोपामिन, नॉर एड्रेनालिन, ये चीज़ों की कंटेंट यहाँ पे हमारी संख्या बढ़ जाएगी, डोपामिन वगैरह की बढ़ जाएगी, और हमारा फूड जो इंटेक था, रेगुलेट हो रहा था, वो हमारा और ज़्यादा रेगुलेट होगा, और हमारी जो एपेटाइट है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि भूख हमारी कम लगेगी। तो इस तरह हमारे ये सेंट्रली एक्टिंग वाले अपना काम दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा एम्फीटामिन हो गया, वेंजिटामिन हो गया और फेंटामिन हो गया। बाकी इनके साइड इफेक्ट भी बहुत देखने को मिलते हैं, जैसे सीएनएस में तो काम करेंगे तो सीएनएस को स्टिमुलेट करेंगे, बीपी बढ़ा देंगे, भाई ब्लड प्रेशर हाई कर देंगे, टॉलरेंस वगैरह कॉज कर सकते हैं हमारी बॉडी में, फिर टैकीकार्डिया करेंगे और इंसोम्निया करेंगे। ये चीज़ 4th सेम में मैंने आपको बताई थी। अब देखते हैं कितने लोगों को अभी तक याद है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टॉलरेंस, कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी ये हमारा ओबेसिटी को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन आजकल हम इसका यूज़ नहीं करते नाउडेज, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट की वजह से। सेकंड हमारे इसमें आते हैं सेरोटोनर्जिक एजेंट। तो सेरोटोनर्जिक हमारे 5-HT बोलते हैं हम इसको। तो ये हमारे क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ये हमारे सेरोटोनिन यानी कि 5-HT की रिलीज़ को बढ़ाएंगे और उसके अमाउंट को एक तरह से इंक्रीज़ कर देंगे। यहाँ मैंने 5-HT भी इसीलिए लिखा है, तो जैसे ही हमारा ये आएगा यहाँ पर, ये इसकी ये अपटेक जो इसकी भी हो रही थी, भाई सबकी अपटेक कहीं ना कहीं होती है, तो इस अपटेक को भी यहाँ पर रोक देंगे और इससे हमारा 5-HT का जो कंटेंट है वो हमारा यहाँ पर बढ़ा रहेगा। एक और चीज़ यहाँ पर दी गई है वो कि ये हमारा एसिड सिक्रीशन को भी थोड़ा सा क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, और जब हमारा एसिड डिक्रीज़ हो जाएगा, HCl डिक्रीज़ हो जाएगा, तो जो खाना हमारा डाइजेस्ट हो रहा था वो पचना हमारा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि अब हमको भूख क्या लगेगी, बहुत ही कम लगेगी। तो इस तरह हमारे ये सेरोटोनर्जिक एजेंट्स हमारे यहाँ पर अपना काम दिखाते हैं। पहला इन्होंने क्या किया भाई, HCl की सिक्रीशन को कम कर दिया, तो डाइजेशन हमारा धीरे हो गया, तो हमको भूख भी क्या लगेगी, धीरे लगेगी, एपेटाइट हमारा सप्रेस हो गया। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो सेरोटोनिन की रिलीज थी उसको इन्होंने बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया, और जो अपटेक हो रहा था, रीअपटेक, जिसको हम मैंने आपको दिखाया यहाँ पर कि इसको हम रीअपटेक बोलते हैं, यहाँ से हमारा ऊपर चला जाना वापस, तो इसको भी इन्होंने रोक दिया। तो इस तरह हमारी ये चीज़ यहाँ पर काम करती है। एग्जाम्पल हमारा हो गया डेक्सफेनफ्लुरामीन हो गया, फेनफ्लुरामीन हो गया। बाकी इसके भी कुछ हमारे कार्डियोवास्कुलर वाले साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि ब्रेन, हमारे जो हार्ट वगैरह होता है और ब्लड वेसल्स, इनमें जो साइड इफेक्ट होते हैं वो हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। बाकी ये हमारा ओबेसिटी को ट्रीट करने में हेल्प करेगा। अब इसमें थर्ड कैटेगरी हमारी आती है सीवोट्राटामीन, जो मैंने सीवोट्रामीन जो मैंने यहाँ लिखा था, एड्रीनर्जिक एंड सेरोटोनिक। इसमें दोनों तरह के हमारे इफेक्ट होते हैं, इसलिए इसका ये नाम दिया गया है। अब इसका काम क्या होगा कि ये हमारा इनहिबिट कर देगा अपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन की, 5-HT की और डोपामीन को, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा ये फूड जो रेगुलेट हो रहा था वो हमारा अच्छे से होगा, यानी कि तीनों चीज़ हमारी नीचे आ रही थी इसमें, अब जो ऊपर जा रही थी इस अपटेक को क्या कर देगा, ये एकदम रोक देगा, और इस रोकने की वजह से क्या होगा, जो हमारा कंटेंट है नॉर एपिनेफ्रिन का, 5-HT का, डोपामिन का, वो हमारा बढ़ जाएगा, और वो हमारे क्या करेंगे, फिर फूड इनटेक को रेगुलेट करेंगे और हमारे एपेटाइट को कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह ये चीज़ हमारी यहाँ पे काम करती है। तो ये हमारे फूड इनटेक को रिड्यूस करेगा, ओबेसिटी को हमारे ट्रीट करेगा। बाकी ये हमारा उसमें भी यूज़ होता है जब बंदे ज़्यादा ही सीवरली, यानी कि बहुत ज़्यादा ही मोटापा आने लगता है, हद से ज़्यादा आने लगता है, और डायबिटीज़ और डिसलिपिडेमिया में भी बहुत ज़्यादा इसे बढ़ जाती है। तो उन सब चीज़ों में भी हम इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ड्राई माउथ, मुंह का सूखना, फिर हेडेक हो गया, इंसोम्निया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। बाकी ये कॉन्ट्राइंडिंग यानी कि रुका हुआ था किसमें, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, यानी कि किसी को अगर हार्ट वगैरह कोई प्रॉब्लम है तो हम इसका यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, जो हमारे इसमें भी प्रॉब्लम थी, जो हमारे पहले वाले में भी प्रॉब्लम थी। तो ये थे हमारे यहाँ पर सिंपली किसके बारे में, हमारे हो गए यहाँ एपेटाइट सप्रेसेंट के बारे में और स्टिमुलेंट के बारे में। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पर समझ आ गई होंगी। अब समझते हैं हम अपने डाइजेस्टेंट एंड कार्मिनेटिव्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं डाइजेस्टेंट के बारे में। इनको भी हमें शॉर्ट में ही जानना है, 2 नंबर से या 5 के अकॉर्डिंग होगा तो आपको यहाँ मिल जाएगा पूरा, तो 2 के अकॉर्डिंग हमें समझना है। तो देखो डाइजेस्टेंट नाम से समझ आ रहा है क्या,
डाइजेस्ट करना किसी चीज़ को। तो भाई सिंपल है, आपको पता होगा कि हमारा जो पेट वगैरह है, स्टमक वगैरह है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसका मेनली काम क्या होता है कि यहाँ पे जो भी खाना पीना हमारा आता है वो यहाँ पे आता है और इसके अंदर हमारी डाइजेशन होती है। और डाइजेस्ट हो गया हमारा खाना टूट बिखर के, उसके अंदर के जो न्यूट्रिशेंट है, यानी कि उसके अंदर की जो चीज़ें हैं जो हमको चाहिए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, शुगर्स हो गए, या अंदर की जो प्रोटीन्स वगैरह जो भी चीज़ है वो हमारी डाइजेस्ट हो जाती हैं और हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ये चीज़ हमें डाइजेशन के बाद मिलती है। तो अगर किसी केस में डाइजेशन हमारा कम हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि भाई हमको चीज़ें आराम से नहीं मिलेंगी। तो इसलिए हम उस केस में यूज़ करते हैं डाइजेस्टेंट का। और डाइजेस्टेंट्स क्या करेंगे, ये हमारे डाइजेशन की प्रोसेस को प्रमोट कर देंगे और इससे क्या होगा कि अब हमारा खाना जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होगा और हमारी जो कमी थी वो हमारी प्रॉपर हो जाएगी। अब आपको सिंपल सी बात समझनी कि जो डाइजेस्टेंट है वो किस चीज़ों के हो सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, डाइजेस्टिव फ्लूइड्स के, यानी कि जो डाइजेस्टेंट्स है वो हमारे डाइजेस्टिव फ्लूइड्स को कंटेन करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए अमाइलेज हो गया, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। अब ये वो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट हैं और हमारे खाने को डाइजेस्ट कर रही हैं। तो आप एक चीज़ समझे कि हम डाइजेस्टेंट का यूज़ उसी केस में करेंगे जिस केस में हमारी बॉडी में ये जो चीज़ें हैं ये हमारी कम हो जाएंगी, या अमाइलेज, पेप्सिन, कोई सा भी अगर एंजाइम हमारा कम हो रहा है या HCl कम हो रहा है, उस केस में हम ये बाहर के जो डाइजेस्टेंट है इनका यूज़ करेंगे और देन ये हमारी बॉडी में काम करेंगे। अगर बॉडी में सब कुछ ठीक है तो हम इनका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। बाकी मैंने यहाँ लिखा है कि अगर मान लो मतलब रीज़न क्या हो सकते हैं कि डाइजेशन हमारा प्रॉपर ना हो, तो ओवर ईटिंग हो गया, कोई अगर जो ज़्यादा ही खाना खा लेगा तो भाई एकदम खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इतनी जल्दी नहीं होता। फिर किसी ने फैटी, ग्रीसी या स्पाइसी फूड ज़्यादा खा लिया है, एकदम बहुत ही ज़्यादा ऑयली नेचर का खा लिया, तो डाइजेस्ट इतनी जल्दी नहीं हो पाता। कोई स्मोकिंग ज़्यादा करता है, किसी को एंजाइटी हो गई, या कोई ज़्यादा ही कैफीन का, एल्कोहल का, चॉकलेट का, या कोई कार्बोनेटेड बेवरेज वगैरह का यूज़ करता है, तो वो सब केस में हमारी जो डाइजेशन है वो हमारी कम हो जाती है। इसको हम इनडाइजेशन बोलते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम डाइजेस्टेंट का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अब समझते हैं कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारे इसमें हेल्प करेंगे हमारी। तो यहाँ पर KD त्रिपाठी से ही मैंने मोस्टली जो यहाँ पर ली हुई है, तो डायरेक्टली लिखा है कि अ नंबर ऑफ प्रोटियोलाइटिक, अमाइलोलाइटिक एंड यहाँ पर लाइपोलाइटिक एंजाइम्स आर मार्केटेड इन कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन। यानी कि जो ये तीन चीज़ें हैं इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारे ये डाइजेस्टेंट बनाए जाते हैं। अब प्रोटियोलाइटिक का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि उनको पचाने का, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अमाइलोलाइटिक्स होते हैं कि जो स्टार्च वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं उसको ये तोड़कर और शुगर्स में कन्वर्ट करेंगे, और शुगर आपको बताइए जो हमारी बॉडी में डायरेक्टली जाएगी और फिर अपना असर दिखाएगी। लाइपोलाइटिक्स मतलब जो लिपिड्स वगैरह, बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे फैटी एसिड वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो उसको ये तोड़ने का काम करते हैं। तो ये जो हमारे तीन तरह के एंजाइम्स हैं वो हमारे यहाँ पर यूज़ होते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन में हमारी हेल्प करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स हमारे हो गए, तो पहले नंबर पर आता है पेप्सिन। तो पेप्सिन जो हमारा है वो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइट मतलब प्रोटीन्स को हमारे ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। अब इसको हम यूज़ करते हैं, सादा तो यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हम HCl के साथ यूज़ कर सकते हैं एक गैस्ट्रिक अकाइलिया वाली एक कंडीशन में। अब ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब क्या होता है हमारे पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस नहीं बनता, या कोई भी अदर तरह की चीज़ें हमारी अब्सेंस हो जाती, नहीं बनती। तो उस केस में हम इसका यूज़ करेंगे, साथ में हम HCl वगैरह का भी यूज़ करेंगे, जिससे हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव फ्लूइड एकदम प्रॉपर हो पाए और डाइजेशन प्रॉपर हो पाए। सेकेंड हमारे इसमें आता है पेपेन। तो पेपेन जो है ये भी एक प्रोटियोलाइटिक प्रॉपर्टी का, मतलब ये भी हमारे प्रोटीन्स वगैरह को ब्रेक डाउन करेगा और ये रॉ पपाया से हमें ऑब्टेन होता है। थर्ड हमारे इसमें आता है पैनक्रिएटिन। तो पैनक्रिएटिन हमारा मिक्सचर होता है पैनक्रिएटिक जूस का। अब ये किस किस चीज़ों को कंटेन करता है, तो इसके अंदर हमारा अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज नाम के तीनों हमारे एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये एंजाइम हमारा किसके लिए हेल्पफुल होता है, डाइजेस्ट करने के लिए, हमारे फैट्स को, प्रोटीन्स को, शुगर को, इन सबको ये डाइजेस्ट करने का हमारा काम करता है। तो ये थे हमारे पैनक्रिएटिन वाले। बाकी ये हमारे तभी यूज़ होंगे जब हमारी बॉडी में इनफ एंजाइम, यानी कि जो एंजाइम पहले से होने चाहिए वो नहीं होंगे। और वो एंजाइम क्यों नहीं होंगे, जब कोई बीमारी जैसे पैनक्रिएटिस हो जाता है या पैनक्रिएटिक कैंसर वगैरह हो जाता है, उस केस में ये अंदर के एंजाइम हमारे कम हो जाते हैं, तो हम बाहर से डाइजेस्टेंट वगैरह का यूज़ करते हैं। चौथी हमारी यहाँ पर है डाइएस्टेटेज या टेट्राडाइस्टेज एंजाइम। तो ये हमारे एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो हमारे बेसिकली क्या करेंगे, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे कुछ डाइजेस्टेंट के एंजाइम, और ये सब हमारे कॉम्बिनेशन में मतलब मिलते रहते हैं, दो तीन चीज़ें आपस में मिलकर हमारी दवाई यहाँ पर बनती रहती है। तो यूजेस की बात करें तो हमारे इंडाइजेशन को ट्रीट करते हैं और डाइजेशन को हमारे बढ़ाने का काम करते हैं। बाकी ये हमारे डिस्पेप्टिक सिम्टम, ये भी हमारा वही है कि भाई खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इंडाइजेशन वाली कंडीशन है, तो उसमें हमारा ये यूज़ किया जाता है। बाकी इसको कई केस में एपेटाइट स्टिमुलेंट्स या हेल्थ टॉनिक की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि भाई ये खाना हमारा जल्दी जल्दी पचाएगा, और जब खाना जल्दी जल्दी पचेगा तो भाई और ज़्यादा हमको भूख लगेगी, तो इस तरह हम इसको एपेटाइट स्टिमुलेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसका मेन जो मोटिव होना चाहिए वो ये है कि नॉर्मल डाइजेशन को हमारा रिस्टोर करे, जो पहले था उसको वापस लेके आ सके पास। बाकी इसमें ये भी लिखा गया कि अगर हम इसको हेल्थ टॉनिक, यानी कि बहुत
लोग इसका यूज़ करते हैं कि खाना जल्दी पचेगा तो और ज़्यादा खाएंगे और बॉडी एकदम मस्त बनाएंगे। तो इसको टॉनिक की तरह या एपेटाइट भूख बढ़ाने की तरह यूज़ करेंगे तो वो एक इरेशनल है, यानी कि वो मतलब ऐसा नॉर्मल नहीं है, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, बाद में जाके ये हमें नुकसान भी पहुँचा सकती है। तो ये थे हमारे डाइजेस्टेंट के बारे में। अब कार्मिनेटिव्स के बारे में समझते हैं। तो ये हमारे तब यूज़ करते हैं हमारे पेट में फ्लैटुलेंस हो जाती है, मतलब एक तरह से पेट फूल जाता है और ऐसा लगता है कि पेट भरा भरा सा है, मतलब सिंपल बोला जाए जिसको हम आम लोगों में बोलते हैं कि भाई गैस बन गई पेट में। तो उस गैस को रिलीज़ करने के लिए हम इन कार्मिनेटिव्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जो हमारे पेट में और इंटेस्टाइन से हमारी गैस को बाहर निकालने का काम करती है। अब ये जो गैस हमारी बाहर निकलती है वो हमारी बेसिकली माउथ के द्वारा बाहर निकलती है, जिसको बिल्कुल शुद्ध हिंदी में हम क्या बोलते हैं, डकार लेना। अब आप लोगों ने देखा होगा ना, खाना पीना खाते हो या कुछ भी चीज़ हो या कोई भी कंडीशन हो जाती है तो एकदम डकार आती है। और आप कोई भी मतलब बेवरेज वगैरह यूज़ करते हो, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, कोका कोला पी ली, थम्स अप वगैरह पीते हो तो एकदम डकार आती है। तो अंदर की जो भी क्यों आती है वो चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले इसके एग्जाम्पल्स के बारे में आप समझो। तो जो हमारे कार्मिनेटिव्स हैं इसमें मेनली हमारे एरोमेटिक वॉलेटाइल ऑयल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे इसमें आता है कार्डेमम सीड्स, ये हमारी इलायची हो गई हमारी यहाँ पर, फिर हमारी गिंजर अदरक हो गई, फिर फेनल सौंफ हो गई, एसोफाइटेट ऑफ हींग हो गई, और सिनामॉल दालचीनी हो गई, क्लॉव लौंग हो गई, और कोरिएंडर धनिया हो गई। अब आप लोग देख रहे होंगे ये सारी की सारी चीज़ें हमारे खाने पीने में यूज़ की जाती हैं, और इसीलिए यूज़ की जाती हैं जिससे हमारी जो रेगुलर हेल्थ है वो हमारी एकदम प्रॉपर रहे और हमारी बॉडी में मतलब खाने में भी स्वाद आए और हमारी बॉडी भी एकदम ठीक ठाक रहे। तो इन्हीं सब रीज़न की वजह से ये चीज़ हमारी यूज़ की जाती हैं। तो अब यहाँ पर जो कार्मिनेटिव्स हैं इसमें हमारे दो तरह की चीज़ें काम करती हैं। एक हमारे आते हैं एरोमेटिक वॉलेटाइल ऑयल, जो मैंने यहाँ पर आपको चीज़ें बता दी, तो ये सब अपने अंदर कहीं ना कहीं एरोमेटिक वॉलेटाइल ऑयल को कंटेन करते हैं। अब ये जो वॉलेटाइल ऑयल्स हैं ये अपना काम कैसे दिखाते हैं, तो सिंपल समझो कि ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, माइल्ड इरिटेशन कॉज करते हैं। कहाँ पे, जीआईटी में जाके। और इससे क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारी जीआईटी, ये मतलब पूरा पार्ट है यहाँ से जीआईटी वाला, तो जब इसमें जाएंगे तो ये इसकी साइडों पे क्या करेंगे, माइल्ड इरिटेशन कॉज करेंगे। और इरिटेशन कॉज होने की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारी बढ़ जाएगी, यानी कि मूवमेंट हमारी बढ़ जाएगी। और जब मूवमेंट हमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जो भी हमारी गैस वगैरह इसके अंदर भरी हुई है वो हमारी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो इस तरह हमारी ये यहाँ पर ये काम करते हैं। सिंपल आप समझ गए होगे, पहले हमारे वॉलेटाइल ऑयल का सारा चीज़ है। बाकी वही लिखा है कि जब इसको हम मतलब बाहर निकालते हैं एकदम बारमथ फीलिंग हमें फील होती है, एकदम गर्माहट और थोड़ा सा सुकून भरा हमें यहाँ पर फील होता है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ समझ गए होगे। सेकंड हमारा इसमें आता है सोडियम बाइकार्बोनेट वाली क्लास के ड्रग। तो ये क्या करते हैं कि ये हमारी बॉडी में जाके बेसिकली CO2 को फॉर्म करते हैं। अब वही मैं आपको बता रहा कि जब आप मान लो कोई भी बेवरेज वगैरह या कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो तो आपको पता होगा कि इनके अंदर कुछ मात्रा में CO2 प्रेजेंट होता है। तो जब CO2 हमारे यहाँ पर आता है तो CO2 आके अंदर क्या करेगा, CO2 फॉर्म हो जाएगा। और जब HCl के साथ यहाँ फॉर्म करके CO2 फॉर्म होता है तो अब CO2 को बाहर भी तो निकलना है भाई, CO2 हमारे बॉडी के लिए नुकसान होता है तो बाहर ये हमारे निकलता है माउथ के द्वारा। तो ये अपने साथ क्या करेगा, जब बाहर निकलेगा तो जो भी अंदर की गैस वगैरह और बाकी चीज़ें वो भी हमारी बाहर निकल जाती हैं और हमें एकदम सुकून भरा फील होता है, यानी कि एकदम लगता है कि गैस वगैरह बिल्कुल नहीं रही है। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट वाली चीज़ों का, और इसको हम इरेक्टेशन को हम डकार यहाँ शुद्ध भाषा में बोल देते हैं। तो हमारे इस तरह ये काम आते हैं। बाकी इसमें एक ड्रग भी है, जैसे हमारा हो गया डाई मिथाइल पॉलीसिलॉक्स डाइमॉल बोलते हैं। तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है, GIT से हमारी गैस वगैरह को बाहर निकालता है और पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराता है। यूजेस की बात करें हमारा तो ये डिस्पेप्सिया और गैस फॉर्मेशन, यानी कि जब डाइजेशन प्रॉपर ना हो उस कंडीशन में, फिर पेट में गैस वगैरह भर जाए उस कंडीशन में, फीलिंग ऑफ फुलनेस एकदम भरे भरे से फील होता है उस कंडीशन में, बर्निंग सेंसेशन हो गई, जलन सी अंदर फील हो रही है उस कंडीशन में, और डिस्कम्फर्ट हो रहा है पेट के अंदर सारा कुछ बिगड़ गया उस कंडीशन में, और वही फ्लैटुलेंस यानी कि पेट फूलना या गैस बनने वाली कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। इन सबको ये हमारा ठीक करता है। तो ये थे हमारे कार्मिनेटिव्स के बारे में सारी बातें। अब समझते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक एमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक्स के बारे में। तो देखो ये जो एमेटिक्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे जो वॉमिटिंग उल्टियाँ होती हैं उसको लाने का काम करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं। एंटी एमेटिक्स हमारे उनको रोकने का काम करते हैं। फिर भी साथ में खड़े हैं, दोनों का काम अपोजिट है। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ समझना है वो समझना है वॉमिटिंग के बारे में कि आखिर ये वॉमिटिंग, या इसको हम और दूसरी भाषा में एमेसिस भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमारी क्या है, एमेसिस वर्ड से एमेटिक्स कनेक्टेड है और इसी के द्वारा एंटी एमेटिक कनेक्टेड है। तो अगर हम एक बार वॉमिटिंग समझ गए ये क्यों होती है और इसके पीछे का पूरा फंडा क्या है ये समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम इनके ड्रग्स के बारे में 2-2 मिनट का काम है, आप तुरंत समझ जाओगे। तो पहले अगर वॉमिटिंग को डिफाइन करना है तो बोल सकते हैं कि इट इज़ द फोर्सफुली एक्सपेलिंग द स्टमक कंटेंट आउट ऑफ द माउथ। मतलब अगर सिंपल देखें तो समझ लो कि मान लो हमारा पेट है और ये हमारी फूड पाइप है पूरी, तो जो भी चीज़ हमारी है वो यहाँ से वापस उल्टे
ऊपर से भाई ऊपर से अंदर आती चीज़, लेकिन वॉमिटिंग केस में क्या होगा कि ये नीचे से हमारी क्या हो जाएगी, माउथ के द्वारा चीज़ हमारी बाहर निकल जाती है। तो इसी को वॉमिटिंग बोलते हैं कि फोर्सफुली एक्सपेलिंग द स्टमक कंटेंट आउट ऑफ द माउथ। माउथ के द्वारा जो स्टमक यानी कि पेट के अंदर का कंटेंट है, हम इसको केवल फूड नहीं बोल सकते क्योंकि पेट में और भी चीज़ें आ जाती हैं, एचसीएल वगैरह भी आ जाता है। तो जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो हमारे यहाँ से बाहर निकल जाता है माउथ के द्वारा। और इसमें फोर्सफुली क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि भाई आप मर्जी से, ऐसा तो नहीं है कि भाई आराम से आप अभी बैठे हो एकदम आप उल्टी कर दोगे, नहीं, आपको एकदम प्रेशर लगाना पड़ेगा। और जब उल्टियाँ आती हैं तो अंदर से एकदम झटका आता है फोर्सफुली, यानी कि एकदम थोड़ी सी पावर भी लगती है। तो इसीलिए यहाँ जुड़ा गया है कि फोर्सफुली एक्सपेलिंग मतलब बाहर की तरफ फेंकना बोलते हैं। तो फोर्सफुली तेजी से हम बाहर की तरफ फेंकते हैं पेट का सारा कंटेंट अपने मुंह के द्वारा। तो ये थी हमारी वॉमिटिंग यहाँ पर। बाकी इस वॉमिटिंग की जो प्रोसेस होती है पूरी, इसको हम एमेसिस नाम से जानते हैं, तो इसको एमेसिस भी बोला जाता है। बाकी वॉमिटिंग जो हमारी होती है उसके पीछे रीज़न होता है कि हमारा जो माइंड है, तो माइंड में एक जगह होती है मेडुला ऑब्लैंगेट, आपको पता होगा भाई ब्रेन का हमारा पार्ट है। तो उस मेडुला ऑब्लैंगेट के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है एक वॉमिटिंग सेंटर। तो ये वॉमिटिंग सेंटर ही एक्चुअल में हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है वॉमिटिंग कराने के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, या हम बोल सकते हैं एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ये एक्टिवेट हो जाता है हमें वॉमिटिंग हो जाती है। क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, इसके पीछे हम रीज़न बाद में पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं CTZ यानी कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो ये भी हमारा एक्टिवेट हो जाता है और ये जाके क्या करता है, इसको एक्टिवेट कर देता है। तो इससे हमारी वॉमिटिंग हो जाती है। चलो आगे समझते हैं कैसे और क्या हो रहा है। तो उससे पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ वॉमिटिंग, यानी कि वॉमिटिंग हमारी कितने तरह की होती है। तो पहली हमारी इसमें आती है मोशन सिकनेस। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे लोग बाहर ट्रैवल करते हैं या कार वगैरह में करते हैं या AC वाली बस में करते हैं, तो जब बंद वाली पूरी जगह हो जाती है तो उस केस में लोगों को उल्टियाँ आती हैं और बहुत आती हैं। और ये मोस्टली ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो मतलब थोड़े विलेज टाइप से बिलोंग करते हैं। मैं वैसे डिस्क्रिप नहीं कर रहा हूँ, पर रीज़न है क्योंकि उन्हें आदत नहीं होती ऐसे इन्वायरमेंट की, बंद इन्वायरमेंट की। उनका इन्वायरमेंट ओपन होता है, बाहर पेड़ पौधे में खुला होता है, तो इसलिए उन्हें ऐसी जगह पे ज़्यादा उल्टियाँ आती है जब वो किसी बंद कार में या बंद AC वगैरह बस वगैरह में आ जाते हैं। तो ये वॉमिटिंग वाला सीन ज़्यादा हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है वो चलो मैं आपको यहाँ पे आगे बता दूंगा। सेकंड हमारे यहाँ पर आता है मॉर्निंग सिकनेस। तो ये हमारा होता है जब लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं, आपने सुना होगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो वॉमिटिंग हमें कॉज होती है वो हमारी मॉर्निंग सिकनेस कहलाती है। अब ये होती क्यों है, तो ये हमारी क्या होती है कि जब भी मतलब प्रेगनेंसी वगैरह होती है तो उस टाइम पर ईस्ट्रोजन का लेवल हमारा बढ़ जाता है, आपने पढ़ा होगा। और जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो वो CTZ जो मैंने यहाँ पे आपको बताया इसको जाके स्टिमुलेट कर देगा। और जब CTZ बढ़ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक जाके BC यानी कि वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर देगा और उसके बाद वॉमिटिंग सेंटर हमारा वॉमिटिंग को कॉज कराएगा। फिर कुछ हमारे आते हैं कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड एमएसएस। अब कीमोथेरेपी यानी कि आपने सुना होगा जब कैंसर वगैरह या कोई और चीज़ों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो उसके बहुत से साइड इफेक्ट में आपने वॉमिटिंग वर्ड सुना होगा, एम्पिसिलिन का आपने सुना होगा, डायरिया, वॉमिटिंग, बहुत चीज़ें हैं जिसमें वॉमिटिंग हमारा एज अ साइड इफेक्ट यूज़ करता है। तो यहाँ पर जो कुछ कीमोथेरेपी, कैंसर की कुछ दवाइयाँ हो गई, कुछ रेडिएशन वगैरह हो गई, इन सब केस में क्या होता है कि पेशेंट एकदम सहन नहीं कर पाता, उसको वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इन दवा का यूज़ करेंगे कि भाई ऐसी वॉमिटिंग होगी तो भाई ऑपरेशन कैसे करेंगे। फिर चौथी हमारी टाइप्स आती है पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग। अब ये क्या होता है कि जब मान लो किसी पेशेंट का ऑपरेशन वगैरह करना होता है तो उसे जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है। तो उस टाइम पर उसको उल्टी आने के चांस होते हैं, एकदम बाद में उल्टी आने के चांस होते हैं। तो जो भी ये चीज़ें होती हैं हमारी, उन सब केस में क्या करते हैं, हम इनका यूज़ करते हैं, ये अपने एंटी एमेटिक्स वाले ड्रग का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि आखिर उल्टियाँ आती क्यों है, इसके पीछे की पूरी रॉकेट साइंस यहाँ पर समझते हैं। तो हमारा होता है ब्रेन, और ब्रेन के अंदर हमारा एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लैंगेट। अब यहाँ पर एक हमारा एरिया पोस्ट रहना भी होता है जिसमें हमारा CTZ होता है, मैंने शॉर्ट में आपको लिख दिया। CTZ हमारा होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर्ड जोन। कीमो रिसेप्टर मतलब कुछ केमिकल्स वगैरह के द्वारा, ट्रिगर्ड मतलब बढ़ावा एक तरह से देना, किसी को जाके ट्रिगर कर रहे हो, और जोन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया। तो इसको हम बोलते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन प्रेजेंट होता है। एक हमारे यहाँ पर होता है NTS जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ये एक जगह होती है हमारी। अब ये दोनों के दोनों जाके क्या करते हैं, BC को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेंगे, और वो जाके क्या करेगा, फिर वॉमिटिंग को कॉज करेगा। देसी फंडा आप समझ गए। अब समझो कि जो हमारा CTZ और NTS है, इनके पास कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो CTZ के पास होते हैं NK1, फिर D2 हमारा डोपामीन वाला रिसेप्टर होता है, 5-HT1 आपको पता होगा हिस्टामिन वाला होता है, ओपियोड हमारा वही ओपियोड वाले होते हैं जो मॉर्फिन वगैरह वाले होते हैं, फिर CB1 भी एक हमारा रिसेप्टर होता है। आपके लिए जो काम किया वो मैं बताऊंगा D2 वाली और 5-HT, क्योंकि हम इतना ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जा रहे हैं। फिर जो हमारा न्यूक्लियस स्ट्रक्चर NTS है, इसके पास भी हमारे 5-HT होता है, फिर D2 होते हैं, फिर M1 आपको पता होगा एंटीकोलिनर्जिक, इसको बिलोंग करते हैं वो, फिर H1 एंटागोनिस्ट वाले आ गए, और NK1 के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ, शॉर्ट में आप 2-4 के बारे में पढ़ लो। तो ये रिसेप्टर होते हैं जो इनके पास पहले से प्रेजेंट होते हैं।
अब देखो कि आखिर उल्टियाँ आती क्यों हैं। तो पहला हमारा आता है मोशन सिकनेस के बारे में पढ़ते हैं कि मोशन सिकनेस में क्या होता है कि जब मतलब मूवमेंट वगैरह करते हैं तो कानों के द्वारा एकदम हमको फील कैसे होगा, कानों के द्वारा जो हवा तरह तरह की और ये जितने भी सेंसेशन है वो हमारे अंदर जाते हैं और कानों के द्वारा एक पार्ट होता है उसमें वेस्टिबुलर अपैरेटस बोलते हैं हम उस पार्ट को, जो हमारा उसको सेंस करेगा। तो वो चीज़ सेंस करके क्या करेगी, सेरिबेलम जो हमारे ब्रेन का पार्ट है उसके पास स्टिमुलस पहुंचाएगा कि भाई कुछ वैसी जगह है, कोई अलग है, और वो हमारा क्या करेगा, बीसी यानी कि वॉमिटिंग सेंटर को जाके एक्टिवेट कर देगा और उसके द्वारा क्या होगी, वॉमिटिंग हो जाएगी। तो मोशन सिकनेस में अगर आपको थोड़ा बहुत बचाव करना है तो सिंपल आप क्या करो, कानों में या तो म्यूजिक बजा लो या कानों को थोड़ी देर के लिए बंद कर लो या अपना माइंड ही एकदम अलग जगह डाइवर्ट कर दो, किसी चीज़ में बिजी हो जाओ, कोई मूवी देखने लग जाओ, किसी से बातें करने लग जाओ, मतलब फील ही मत करो कि आप मोशन वगैरह एकदम कर रही हो। तो ये थोड़ा है, बाकी इसके लिए दवाइयाँ भी आती हैं जो मैं आपको आगे बता दूंगा। फिर सेकंड यहाँ पर होता है हमारा जीआईटी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन, यानी कि जो कोई भी हम दवा वगैरह खाएंगे भाई कहाँ जाएगी, पेट में जाती है। तो मान लो किसी में जीआई इरिटेशन हो गई, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, इरिटेशन के द्वारा वॉमिटिंग हो जाती है। तो मान लो इरिटेशन हो गई, फिर किसी कीमोथेरेपी, किसी का कोई मतलब केमिकल्स के द्वारा कोई इलाज वगैरह चल रहा है, तो भाई जो भी दवाई गोलियाँ खा रहा है वो सब पेट में जा रही हैं, एंटीबायोटिक वगैरह पेट में जा रही हैं। फिर रेडिएशन के द्वारा इलाज होता है, कैंसर में कुछ इन्फेक्शन हो गए या कोई और ड्रग्स हो गए, इन सब के द्वारा पेट में क्या हो रही है, इरिटेशन हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बाद क्या होगा, पेट में 5-HTP हमारा मतलब ये सेरोटोनिन भी रिलीज होता है और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो सब क्या करेंगे, हमारे एनटीएस और सीटीजेड को जाके क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। और जैसे ये दोनों चीज़ हमारी एक्टिवेट होंगी, ये हमारे बीसी यानी कि वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेंगे और हमें वॉमिटिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, इसको एक्टिवेट करेगा ये हमारा 5HT वगैरह, और इसको में भी जाके ये लग जाएगा। इस तरह हमारे ये काम करता है यहाँ पर। तो जीआईटी के द्वारा आप समझ गए कैसे वॉमिटिंग होती है। फिर यहाँ पर एक चीज़ आती है, जब भी कभी आप बुरा देखते हो, बुरा सूंघते हो, स्मेल करते हो, मतलब साइड देखना हो गया, स्मेल सूंघना हो गया, कहीं ज़्यादा ही दर्द वगैरह में होते हो, या कोई साइकोजेनिक स्टिमुलेशन हो गई, कोई बात याद आ गई अचानक, कुछ ऐसा हो गया जो आप नहीं चाहते थे, तो इन सब की वजह से आपको नोजिया फीलिंग आती है, मतलब अनकंफर्टेबल वाली अजीब सी फीलिंग आती है, और वो सब जाके आपके कॉर्टेक्स वाले पार्ट को स्टिमुलेट करेगा, और वो पार्ट फिर आपका बीसी में जाएगा और वॉमिटिंग सेंटर में जाके क्या करेगा, वॉमिटिंग को स्टिमुलेट कर देगा। तो ये नोजिया और डायरिया वाली प्रॉब्लम में ये हो जाता है। ये वैसे CTZ को भी जाके स्टिमुलेट करता है। तो कुछ चीज़ हमारी यहाँ पर एक और रहेगी, वो है फोकस टिकलिंग। अब ये क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कई बार क्या होता है कि लोग उंगलियां मुंह में डालते हैं और उंगलियां मुंह में डाल के उल्टी कराते हैं ज़बरदस्ती। तो वही वाली कंडीशन यहाँ पर दी गई है, फोकस टिकलिंग। अब ये टिकलिंग का मतलब होता है गुदगुदी करना, और फोकस का मतलब होता है हलक बोलते हैं। हलक मतलब आपका जो गला है ना अंदर का, वो तो जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम हलक बोलते हैं। जो आपका थोड़ा सा, आप कभी मुँह फाड़ के देखना, थोड़ा थोड़ा इस तरह का आपका थोड़ा सा दिखता है पार्ट वहाँ पर। तो ये क्या होता है कि जब उंगलियाँ वहाँ तक पहुँचाते हैं यहाँ तक, तो यहाँ थोड़ी थोड़ी गुदगुदी होने लगती है, और इस केस में क्या होता है, आपका ये डायरेक्टली जाके आपके एनटीएस वाले पार्ट को स्टिमुलेट कर देगा, और वो आपके बीसी को करेगा, और आपको क्या होगी, वॉमिटिंग एकदम होने लग जाएंगी। तो ये आप समझ सकते हो कि जानबूझ कराने वाली हमारी क्या है, यहाँ पर वॉमिटिंग होगी। तो ये आप समझ गए कि वॉमिटिंग क्यों होती है, कैसे होती है। अब समझते हैं हम अपने ड्रग्स के बारे में। सिंपली अब आपको थोड़ा थोड़ा समझना है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एमेटिक्स के बारे में समझते हैं। तो देखो, एमेटिक्स हमारे सिंपल वो ड्रग्स हैं जो हमारी वॉमिटिंग को प्रोड्यूस कर रही हैं। अब वॉमिटिंग को प्रोड्यूस करना क्यों है, तो रीज़न सिंपल है कि पॉइजनिंग, यानी कि मान लो किसी ने जहर खा लिया या कोई गलत चीज़ खा ली, तो भाई टाइम होता है, आपको पता है जब कोई चीज़ हम ओरली खाते हैं तो वो एकदम इफेक्ट नहीं दिखाती, 1-2 घंटे लग जाते हैं। तो उस केस में हमारे पास चांस होता है कि हम उसको एमेटिक्स दें, और उसके द्वारा जो भी उसके पेट के अंदर का माल है वो सारा बाहर निकल जाए वॉमिटिंग उल्टी के द्वारा, और वो बंदा हमारा बच जाए। तो उस केस में हम एमेटिक्स वाले ड्रग का यूज़ करते हैं। अब ये ड्रग काम कैसे करते हैं, तो मैंने सिंपल बताया कि जो CTZ वाला हमारा पार्ट है, उस CTZ वाले पार्ट को ये एक्टिवेट कर देंगे, और इसके द्वारा क्या होगा, यहाँ पर उल्टियाँ आने लग जाएंगी। सेकंड केस होता है रिफ्लक्स एमेटिक। रिफ्लक्स एमेटिक्स मतलब क्या है कि वो पेट में जाके इरिटेशन कॉज करेंगे, और फिर वो चीज़ जाके हमारी इन दोनों को एक्टिवेट करके क्या करेगी, वॉमिटिंग कराएगी। तो इस तरह ये हमारे यहाँ पर काम करते हैं। तो दो ही इसमें हमारे ड्रग आते हैं, एक हमारा आता है एपोमॉर्फिन और एक हमारा आता है इपेकाकोना। ठीक है, तो एपोमॉर्फिन हमारा मॉर्फिन का सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है, और ये हमारा डोपामिन का रिसेप्टर का मतलब क्या है, स्टिमुलेट करता है। कैसे, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे D2 रिसेप्टर, ये भी D2, ये डोपामिन वाले हैं। तो जैसे ये हम देंगे, ये हमारे इन दोनों रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा, और उसकी वजह से हमारा CTZ और NTS दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये दोनों फर्दर जाके क्या करेंगे, BC यानी कि वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेंगे, और वॉमिटिंग हमको हो जाएगी। तो इस तरह हमारा एपोमॉर्फिन अपना काम करता है। इसको IM इंट्रामस्कुलर या सब क्यूटनेसली दिया जाता है, और ये लगभग 5 मिनट के अंदर अपना इफेक्ट दिखाएगा और उल्टियाँ लोगों को कराएगा। भाई जल्दी चाहिए ना इफेक्ट, क्योंकि भाई किसी ने खा लिया, इतना टाइम है नहीं, तो उसको जल्दी उल्टी करानी है, तो 5 मिनट के अंदर ये अपने उल्टी करा सकता है। बाकी इसके नुकसान भी होते हैं, ये कन्वल्सन करता है बॉडी में, और रेस्पिरेटरी डिप्रेस कर देगा, क्योंकि ये क्या है, एक मॉर्फिन वाला ड्रग है, CNS पे इफेक्ट करेगा, तो बहुत से साइड इफेक्ट भी इसके होते हैं। सेकेंड हमारा इसमें आता है इपेकाकोना। तो ये हमारा क्या है, एक है हमारा कैफेलिस इपेकाकोना, ड्राई रूट से हमको प्राप्त होता है, नाम बस अजीब से हैं। बाकी इसके अंदर
स्टैटिन नाम के पदार्थ का सब्सटेंस एक प्रेजेंट होता है और ये हमारा एज अ सिरप की तरह यूज़ करते हैं। अब समझो कि ये काम कैसे करता है। तो पहली बात कि ये एपोमॉर्फिन से ज़्यादा सेफ होता है, मोर सेफर देन, ये आप समझ गए। बाकी काम कैसे करता है वो मैंने बताया कि ये हमारा क्या करेगा, इरिटेट कर देगा हमारी जीआईटी को, और जैसे ये इरिटेशन हो जाएगी यहाँ पर वही वाला फंडा जो मैंने बताया, ये एनटीएस सीटीआर को एक्टिवेट करेगा और वॉमिटिंग यहाँ पर लोगों को होने लगेंगी। तो इस तरह इसने काम किया। सेकंड, इसने डायरेक्टली जाके भी CTZ को मतलब एक्टिवेट किया और इस तरह ये अपना काम दिखाता है। अब मान लो कि ये चीज़ें नहीं है आपके पास और इमरजेंसी है कि किसी को उल्टी करानी, तो उस टाइम पर एक आता है मस्टर्ड सस्पेंशन, चलो ये भी नहीं है तो एक आता है स्ट्रॉन्ग साल्ट सॉल्यूशन, यानी कि आप नमक, तेज एकदम नमक का सॉल्यूशन बनाओ और किसी को पिला दो। वैसे तो इंट्रावेनस वाले भी आते हैं, तो उसका यूज़ करो, तुरंत उसको वॉमिटिंग होने लगेगी। अब ये भी काम कैसे करता है, ये गैस्ट्रिक में इरिटेशन। अब आप लोगों ने देखा होगा कई केस में कोई खाना पीना आप ज़्यादा खाते हो और उसमें नमक जब ज़्यादा हो जाता है, हद से ज़्यादा, तो एकदम उल्टियाँ आने लगती है ना। तो वही फंडा यहाँ पे काम करता है कि अगर नमक ज़्यादा पीना हो जाए तो वो जीआईटी में जाके करेगा, वॉमिटिंग कॉज कराएगा। तो इस तरह हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी मतलब हम इसका कब कब यूज़ नहीं कर सकते, तो अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो इसका यूज़ मत करो भाई। साल्ट ज़्यादा यूज़ करोगे या और चीज़ें यूज़ करोगे तो उसको हाइपरटेंशन पहले से तो भाई नुकसान हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर वाले केस में मत यूज़ करो क्योंकि सारा दिल छिल जाएगा। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है तो यूज़ मत करो। यूरेमिया है या प्रेगनेंसी है तो उस टाइम पर हम इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर किसी ने पॉइजनिंग, मान लो पॉइजनिंग में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई कोरोसिव चीज़ खा ली, कोई पेट्रोलियम यानी कि जंग वाली कोई चीज़ हो गई, किसी ने पेट्रोल वाली कोई चीज़, पेट्रोल यानी कि कैरोसिन वगैरह या पेट्रोल वगैरह किसी ने पी लिया हो, या किसी ने कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, सॉरी, ये चीज़ों में तो आप इनका यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि ये अंदर जाके फिर रिएक्शन कर जाएगा और उसका और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सॉरी। फिर मान लो कोई पेशेंट जो अनकॉन्शियस है यानी कि बेहोश है, उसको तो भाई बिल्कुल आप ये चीज़ दे ही नहीं सकते। और उसके बाद मान लो कि कोई मॉर्फिन या फेनोथाइजिन की पॉइजनिंग है तो उस केस में भी हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों में हमारे जो एमिटिक्स वाले ड्रग है वो यहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। दो ही ड्रग थे, एपोमॉर्फिन था और इपेकॉकोना था। तो इस तरह हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब हमारे यहाँ पर लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है एंटी एमिटिक्स के बारे में। तो देखो, आपने अब तक सारा कुछ पढ़ लिया कि वॉमिटिंग होती कैसे। तो एंटी एमिटिक्स हमारे वो ड्रग हैं जो हमारे वॉमिटिंग को या तो रोकते हैं या सप्रेस कर देते हैं। अब कैसे करते हैं तो वो आप यहाँ समझ गए हो, चलो शॉर्ट में समझते हैं। तो यहाँ क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो 5 तरह के हमारे ड्रग हैं, वैसे और भी थे, मैंने सिर्फ 5 लिए हैं। पहले हमारे आते हैं एंटीकोलिनर्जिक, सेकंड हमारे आते हैं प्रोकाइनेटिक जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, थर्ड हमारे आते हैं न्यूरोलेप्टिक्स, चौथे हमारे आते हैं H1 एंटीहिस्टामिन और फिफ्थ आते हैं हमारे 5-HT3 एंटीहिस्टामिन। तो इसमें 2 हमारे ड्रग हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोमपेरिडोन जो हमारा प्रोकाइनेटिक के अंदर आता है और ऑर्नेसेट्रॉन जो हमारा 5-HT3 में आता है। और ये दोनों यूज़ भी किए जाते हैं रियल लाइफ में भी, बहुत हमने भी खाई हैं ये वाली चीज़ें, तो यहाँ पर यूज़ भी किए जाते हैं। अब एक एक करके समझते हैं इन सबके बारे में। तो पहला हमारा इसमें आता है एंटीकोलिनर्जिक, तो इसके एग्जाम्पल है हमारा हायोसिन। अब समझो कि ये काम कैसे करता है। तो देखो, आप ये हमारा बेसिकली काम करता है कौन से वाले में, मोशन सिकनेस वाले पार्ट में। और मोशन सिकनेस में आपने पढ़ा था कि ये हमारा वेस्टिबुलर जो अपैरेटस है, मोशन के द्वारा हमारे कानों में ये चीज़ जो हमारी फील हो रही है, ये हमारा सेरिबेलम में जा रहा है, उसके बाद हमारा BC में जा रहा है, वॉमिटिंग सेंटर में जा रहा है। तो जो हमारे ये एंटीकोलिनर्जिक्स हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो नर्व इम्पल्स हो रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ पर मान लो ये जो ट्रांसफर हो रहा है ब्रेन के पास, इस ट्रांसफर को ये कट कर देते हैं, यानी कि एक तरह से ये हमारे कनेक्शन को कट कर देते हैं। एंटी इसी तरह देते हैं कि ये ब्लॉक कर देते हैं जो नर्व इम्पल्स हो रहा है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, इन इन्फॉर्मेशन को ये खत्म कर देंगे और इसके द्वारा वॉमिटिंग सेंटर को पता ही नहीं चलेगा कि भाई यहाँ पर हम कहाँ कैसे हैं, और हमारे इस तरह से ये चीज़ हमारी इसमें हेल्प करती है। तो बाकी ये हमारे शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किए जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इसका शॉर्ट होता है, ब्रीफ होता है, और ये मेनली हमारे सिर्फ मोशन सिकनेस में ही हेल्पफुल होते हैं क्योंकि ये नर्व इम्पल्स के द्वारा इसको खत्म करते हैं। बाकी ये आपको पता है CNS में जा रही हैं तो ये सेडेशन कॉज कर सकते हैं, ड्राई माउथ कॉज कर सकते हैं और ऐसे ही कुछ चीज़ें हमारी कॉज कर सकते हैं। इसमें सेकंड ड्रग हमारा आता है डाइक्लोमिन, तो ये बेसिकली मोशन और मॉर्निंग सिकनेस में हेल्पफुल रहता है। सेकंड हमारी यहाँ पर क्लास आती है प्रोकाइनेटिक। तो वैसे तो इसके ऊपर अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है एंटी एमेटिक इसका एक्शन क्या है। तो देखो, वैसे अगर देखा जाए प्रोकाइनेटिक का मेन मतलब क्या होता है कि ये GI की जो मोटिलिटी होती है उसको बढ़ाने का काम करता है, यानी कि पेट को खाली करना, पेट का गैस्ट्रिक एम्पटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ों को ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, बढ़ाने का काम करता है। लेकिन हमको देखना है कि ये एंटी एमेटिक की तरह कैसे काम करता है। तो यहाँ हमने 2 ड्रग इसके मेल लिए हैं। पहला हमारा है मेटोक्लोप्रोमेड और सेकंड हमारा आता है डोमपेरिडोन। तो डोमपेरिडोन हमारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब पहला हमारा इसके बारे में समझते हैं, मेटोक्लोप्रोमेड और डोमपेरिडोन। तो जो वाला जो है ये हमारा सेंट्रली एक्शन देता है। सेंट्रली मतलब जब इसको लेंगे तो ये CNS वगैरह में जाएगा और काफ़ी ज़्यादा अपने साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है क्योंकि ये प्रोकाइनेटिक की तरह ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सेकंड हमारा आता है डोमपेरिडोन, तो ये बेसिकली पेरिफेरल एक्शन देगा, यानी कि हमारे CNS में जाता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में जाता है। तो इसलिए डोमपेरिडोन हमारा सूटेबल ड्रग होता है एंटी एमेटिक के लिए। आप समझते हैं
कैसे एक्शन करते हैं। तो आप लोग जैसे मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पर हमारे D2 रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये वाला यहाँ प्रेजेंट है, ये वाला यहाँ प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली हमारा क्या करता है, D2 रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देगा। और जब हमारे ये दोनों चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी तो अब हमारा CTZ और NTS क्या होंगे, एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। और जब ये एक्टिवेट नहीं होंगे, स्टिमुलेट नहीं होंगे, तो हमारी कोई भी वॉमिटिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरह ये दोनों ही ड्रग यहाँ पर अपना काम करते हैं। बाकी ये GI मोटिलिटी को बढ़ाते हैं और एसिटाइल रिलीज को बढ़ाते हैं। तो ये तो इसका प्रोकाइनेटिक वाला इफेक्ट है, मैंने बस लिख दिया। मेन हमारा एंटी एमेटिक वाला ये आपको यहाँ दिख गया होगा। अब कुछ इसकी बातें जाने, तो जो मेटोक्लोमिड है ये हमारा ऑब्जर्व करा जाता है ओरली। बाकी ये BBB यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा और ब्रेन में जाएगा तो भाई अपने साइड इफेक्ट भी कॉज करेगा। बाकी ये प्लेसेंटा में भी जा सकता है, यानी कि कोई प्रेग्नेंट लेडी में इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हाफ लाइफ की 3 से 6 आवर होती है। फिर डोमपेरिडोन की बात करें हमारी, तो ये भी ओरली दिया जाएगा। इसका जो टाइम है लगभग 7 से साढ़े 7 घंटे तक इसकी हाफ लाइफ है। बाकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ये हो जाएगा तो इसकी जो बायोबिलिटी है वो हमारी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। ठीक है, साइड इफेक्ट की बात करें तो ये बेसिकली इसके साइड इफेक्ट है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। ड्राई माउथ हो गया, फिर लूज स्टूल्स हो गए, यानी कि थोड़े बहुत डायरिया के थोड़े से लक्षण, फिर हेडेक हो गया और यहाँ पर रेजेस वगैरह स्किन पे पड़ जाते हैं, वो चीज़ हो गई। बाकी यूज़ कब करते हैं इसको हम, पोस्ट ऑपरेटिव, जो मैंने आपको बताया ऑपरेशन के बाद जो जनरल की वजह से होते हैं उसमें यूज़ करेंगे। फिर ड्रग या डिसीज इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं हम। तो यही था बेसिकली हमारा डोमपेरिडोन के बारे में। तो अब हम अपनी थर्ड क्लास समझते हैं यहाँ पर न्यूरोलेप्टिक्स के बारे में। तो ये भी बेसिकली हमारे क्या होते हैं, D2 रिसेप्टर मतलब ब्लॉकर ही होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया कि ये बेसिकली क्या करेंगे, जो यहाँ पर D2 रिसेप्टर है उसी को जाके बेसिकली ब्लॉक करेंगे। मैंने आपके लिए जनरल ही पकड़े हैं जो सिंपल है। बाकी ये हमारे ड्रग इंड्यूस या फिर पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग, इसको शॉर्ट में आपको कहीं कहीं मिलेगा PO, पोस्ट ऑपरेटिव, नोजिया से N एंड B फॉर वॉमिटिंग। तो PONV नाम से मिलेगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना। तो ये हमारा क्या करेगा, ड्रग इंड्यूस एंड पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग वाली जो हमारे वॉमिटिंग हो रही है उसको ये ट्रीट करेगा। बाकी थोड़ा बहुत इफेक्टिव देखा गया है ये किसके खिलाफ, रेडिएशन, यानी कि जब कीमोथेरेपी कैंसर में ट्रीट करते हैं तो रेडिएशन वगैरह से थोड़ी जलाया जाता है, उस केस में जो वॉमिटिंग होगी उसको ये थोड़ा ठीक करता है। बाकी ये हमारे क्या करेंगे, सेडेशन कॉज करेगा, हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है। बाकी ये मसल डिस्टोनिया, यानी कि मसल्स के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट हो गए। एग्जाम्पल हमारा इसमें हो गया प्रोक्लोरपेराजीन हो गया और क्लोरप्रोमेथाजिन हो गया। बाकी फोर्थ क्लास हमारी इसमें आती है H1 एंटी हिस्टामिन वाली। तो देखो सिंपल इसमें भी क्या समझना है कि ये हमारे हिस्टामिन रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करेगा। सिंपल सी बात है, जो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये हमारा हिस्टामिन वाला हो गया यहाँ पर, या बस यही है हमारा, तो इसको जाके ये ब्लॉक कर देगा। बाकी ये हमारा एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी शो करेगा। एंटी कोलिनर्जिक मतलब सिंपल क्या था, जो मैंने आपको बताया कि मोशन सिकनेस के दौरान जो हमारा ये कनेक्शन था, नर्व इम्पल्स था, इसको ये कट कर देगा जिससे यहाँ पर चीज़ें ना जाए। बाकी एंटी कोलिनर्जिक है तो जो हमारे M1 वाले यहाँ पर रिसेप्टर हैं इनको जाकर भी क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो इस तरह ये अपना इफेक्ट यहाँ पे दिखाता है। बाकी थोड़े बहुत इसमें एंटी डोपामिनर्जिक इफेक्ट भी है, यानी कि जो D वाले ये हैं इसको भी थोड़े बहुत, यानी कि पूरे नहीं लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट है कि उसको जाके भी ये ब्लॉक कर सकता है। इस तरह ये अपना काम दिखाता है। बाकी इसमें साइड इफेक्ट की तरह समझ सकते हो कि सेडेटिव इफेक्ट ये अपना कॉज करेगा, सेडेशन वगैरह कॉज कर सकता है। अब जो हमारे H1 एंटी हिस्टामिन है ये यूज़ कहाँ होंगे, तो मोशन सिकनेस में यूज़ होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या था भाई, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट था। उसके बाद ये हमारे मॉर्निंग सिकनेस में भी हेल्पफुल है। बाकी ये पोस्ट ऑपरेटिव या सम अदर फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग, यानी देखा जाए मोस्टली हर तरफ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लास्ट हमारी इसमें क्लास आती है 5-HT3 एंटागोनिस्ट, तो इसका जो एग्जांपल हमारा क्या है, ऑंडासेट्रॉन है, जो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये काम कैसे करता है, तो ये हमारे 5-HT को जाके ब्लॉक कर देगा। कहाँ पर देखो, यहाँ भी आपको दिख जाएगा 5-HT3 NTS वाले में भी और CTZ वाले में भी दिख जाएगा। तो दोनों ही तरफ जाके क्या करेगा, ये अपने 5-HT वाले रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। और उसकी ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा कि जो एमेटोजेनिक इम्पल्स थे, जो हमारे GIT से आ रहे थे या हमारे कहीं से कुछ भी आ रहे थे वॉमिटिंग वाले, वो सब हमारा कनेक्शन खत्म हो जाएगा। ये हमारा ब्लॉक हो गया, ये खत्म हो गया, ये सब चीज़ें हमारी रुक जाएंगी और इसकी वजह से हमारा BC एक्टिवेट नहीं होगा, वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट नहीं होगा और वॉमिटिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरह हमारे ये 5-HT3 एंटागोनिस्ट अपना काम दिखाते हैं। यूजेस की बात करें तो कैंसर, कीमोथेरेपी या रेडिएशन इंड्यूस वॉमिटिंग में जब हो जाता है किसी को वॉमिटिंग, तो उसमें ये ठीक करेगा। बाकी PONV जो मैंने आपको बताया, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग में ये अपनी हेल्प दिखाएगा, उसको बचाएगा। बाकी ड्रग और ड्रग इंड्यूस के द्वारा, यानी कि देखा जाए ऑंडासेट्रॉन हमारा हर तरह के वॉमिटिंग में हमारी हेल्प कर रहा है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो ये ज़्यादा मतलब हैवी नहीं, इसके साइड इफेक्ट वेल टॉलरेटेड है। मेनली क्या है, हेडेक हो जाएगा किसी को, डिजीनेस हो जाएगी थोड़ी बहुत, मतलब चक्कर हल्के फुल्के डिजीनेस हो गए थोड़ा बहुत बस। ओरल वायबिलिटी की बात करें तो 60 से 70% है ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से। बाकी टी हाफ लाइफ लगभग 3 से 5 घंटे की है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लगभग 8 से 12 घंटे तक देगा। तो इसीलिए ये काफ़ी बढ़िया हो जाता है, क्योंकि भाई ना इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट है और हर तरह के मतलब उसमें वॉमिटिंग में हेल्प कर रहा है और ज़्यादा वैसा भी नहीं है। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ऑंडासेट्रॉन और डोमपेरिडोन। तो आई होप आप लोग को
सारी की सारी कहानी समझ आ गई होगी। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारी की सारी वॉल्यूम मेरी ख़त्म हो चुकी है इतनी बड़ी वीडियो बनाने में। तो अब हमारी जो यूनिट फर्स्ट है वो हमारी यहाँ तक एकदम कंप्लीट हो गई है। बहुत जल्द हम यूनिट सेकंड लेके आएंगे और इसको भी वन कंप्लीट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें जो कुछ भी हो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।